हरि बोल जनता पार्टी कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल के इस चैप्टर को कंप्लीट चैप्टर करेंगे। आज वन शॉट में करेंगे। एंड पीरियोडिक टेबल की अगर बात करी जाए तो पीरियोडिक टेबल से हमारा क्लास 11th का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सफर शुरू होता है। तो पीरियोडिक टेबल एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन आगे आने वाले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा पकड़ के चले तो, क्योंकि पीरियोडिक टेबल चैप्टर ही वो मेन चैप्टर है जिस पर से हम अलग-अलग प्रॉपर्टीज को समझते हैं पीरियोडिक टेबल में, कि साइज का फैक्टर कैसे अफेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे अफेक्ट कर रही है, फिर उसका एटॉमिक रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, फिर कौन सा एलिमेंट कहाँ लाई करता है पीरियोडिक टेबल में। मतलब उस चीज को लेके हम बहुत सारी सी चीजें समझते हैं कि फिर कौन से एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, कौन से एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, फिर कौन से एलिमेंट्स जो रिएक्ट ही नहीं करना चाहते। तो उन चीज़ों को लेके ना हमें एक आइडिया मिलता है। तो इसलिए पीरियोडिक टेबल ये चैप्टर पढ़ना हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप 11th में हो तो 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 12th में हो तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और ड्रॉपर हो तो भी इम्पोर्टेंट ही है। तो मैं बताऊँ तो ये पीरियोडिक टेबल नाम का जो चैप्टर है ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ईज़ी कहूँगा मैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पे शुरुआत होता है, तो ये वन ऑफ द ईज़ी चैप्टर्स में काउंट किए जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। एंड मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे ये चैप्टर मेरा बहुत बढ़िया था, जिससे मुझे अपने ट्यूशंस में, अपने कोचिंग में, अपने अपने कॉलेज में, हर जगह पे ये चैप्टर ने कॉन्फिडेंस दिलाया। तो अगर आप ये चैप्टर अच्छे से कर लेते हो तो आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल का रहेगा। एंड इफ यू आर इन 11th स्टैंडर्ड तो ये चैप्टर तो आपको एकदम स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि 12th में जब आप आके आगे चैप्टर्स पढ़ोगे जैसे ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि डी ब्लॉक के बारे में पढ़ोगे, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ोगे, तो उसमें ना यही चैप्टर के आगे की चीजें आई है। तो आपको ये चैप्टर तो बिना भूले अच्छे से करना ही है। सो या दैट इज इट। एंड अब शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। चैप्टर आगे और बढ़ने के पहले मैं 2-3 चीजें बता दूंगा। पहले तो अपनी जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है कि जो अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसके हम आज बात करेंगे, उसके पहले अलग-अलग साइंटिस्ट लोग आए थे। उन्होंने उनके हिसाब से पीरियोडिक टेबल बनाया था। बट कुछ में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ-कुछ चीज़ें उन्होंने पहले से ही ऐड ऑन करके बोल दी थी। तो वो जो थ्योरी है ना, वो आपने 9वीं में भी पढ़ी है, 10वीं में भी पढ़ी है, 11वीं में वो वापस वही बुक में सेम चीज़ आई है। तो आप एक बार अगर उसको पढ़ भी लोगे ना, तो आपको जैसे डॉबरेनर-स्ट्रैट हो गया, न्यूलैंड्स ऑक्टेव हो गया, तो ये जो चीज़ें हैं ना, आप उनको साइंटिस्ट लोग की थ्योरीज़ वगैरह आप खाली पढ़ भी लोगे ना, तो बोर्ड्स के लिए इट इज़ मोर देन इनफ। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसमें हार्डली कोई सम्स आते हैं। ज़्यादातर जो सम्स आते हैं पीरियोडिक टेबल को लेके वो इसी चैप्टर पे आता है। दैट इज़ इट। ठीक है? तो अभी अपन ना 2-3 मिनट तो गया है चैप्टर के बारे में बात करके, तो अभी अपन शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन को लेके। अभी पीरियोडिक टेबल जो हम आज से शुरू करने वाले हैं, वो शुरुआत होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। उसके पहले के जितने भी साइंटिस्ट लोग की चीजें आई है वो खाली आपको पढ़ लेनी है टेक्स्ट बुक में से, बाकी उसका कुछ भी नहीं है। अब पीरियोडिक टेबल की अगर अपन बात करें तो अपने को सबसे पहली चीज पता रहती है कि अपना जो एकदम लेफ्ट साइड में आता है वो आता है एस ब्लॉक। अपने एकदम राइट साइड में जो आता है उसको कहते हैं पी ब्लॉक। अपने जो बीच में आता है एस और पी के जो बीच में आता है उसे हम डी ब्लॉक कहते हैं, और डी ब्लॉक के नीचे जो आता है उसको हम एफ ब्लॉक कहते हैं। अभी हम इसको पीरियोडिक टेबल को देखें, समझे, तो हमें क्या पता चल रहा है, इसमें से हम 2-3 चीजें कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर ऐसी जो हॉरिजॉन्टल रोज दिख रही है वैसी 7 रोज दिख रही है। तो हम इसमें से क्या कह सकते हैं, हमारे पास 7 हॉरिजॉन्टल रोज है। ठीक है? ये चीज़ हमने को पहले समझी। उसके अलावा अपन ने को दूसरी क्या चीज़ समझी कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गिनते गए तो यहाँ पे 17 वर्टिकल कॉलम्स है। तो यहाँ पे अपने पे कितना है, 17 सॉरी 18 वर्टिकल कॉलम्स है। तो यहाँ पे अपने पे 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिसको हम ग्रुप्स कहते हैं। तो मैं यहाँ पे 18 वर्टिकल कॉलम्स के टर्म्स में ही लिखता हूँ। तो यहाँ पे वर्टिकल कॉलम्स है अपने पास, जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल जिनको है उनको हम पीरियड कहते हैं। तो इन्हें हम पीरियड कहते हैं पीरियोडिक टेबल में मॉडर्न वाले, और इन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स। तो ये चीज़ अपने को समझ में आ गई। इसके अलावा अपने को और क्या चीज़ देख के अपन समझ सकते हैं कि हम आज इसके बारे में भी बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल हमने ऐसे ही रिप्रेजेंट क्यों किया। अगर हम चाहते हैं, यानी कि साइंटिस्ट लोग चाहते हैं, तो पीरियोडिक टेबल ये अजीब-सा निकालने की जगह पे इसको टेबल फॉर्म में भी दिखा सकते थे। कुछ ये एलिमेंट्स को इधर ढकेल देते, नीचे के एलिमेंट्स ऊपर लेके आ जाते। एक प्रॉपर डब्बा शेप का भी बना सकते थे ना वो लोग। उन्होंने यही शेप क्यों चूज़ किया, उसके बारे में भी आज अपन बात करेंगे। तो अब अपने को
इसके बेसिस पे ये 3-4 चीज़ें क्या क्लियर हुई है? पहले तो इसको एस ब्लॉक कहते हैं, इसको पी ब्लॉक कहते हैं, इसको डी ब्लॉक कहते हैं, इसको एफ ब्लॉक कहते हैं। अभी एफ ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल के बाहर क्यों निकाला? उसका भी रीज़न्स अपन समझेंगे, बट अभी के लिए बस इतना पकड़ के चलो, यहाँ पे जो लैंथेनियम दिख रहा है, लैंथेनियम के बाद 14 एलिमेंट्स आते हैं। सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक, और यहाँ पे एक्टिनियम के आगे 14 एलिमेंट्स आते हैं, थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक। ये क्या एलिमेंट्स है सर? अगर मैं बताऊं तो पीरियोडिक टेबल को हम जब अरेंज कर रहे थे, तो लैंथेनियम और हाफनियम के बीच में 14 एलिमेंट्स आ रहे थे, एंड अगर हम वो 14 एलिमेंट्स को भी ऐड कर देते पीरियोडिक टेबल में, तो फिर आगे के जो एलिमेंट्स है ना, वो उनके ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के साथ का जो ट्रेंड बन रहा था, वो ट्रेंड को ब्रेक कर देते। तो जो अपने मोस्टली भाई साहब है जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल निकाला, तो उन्होंने क्या किया, लैंथेनियम के आगे के जो 14 एलिमेंट्स थे जो कि अलग बिहेवियर दिखा रहे थे बाकी एलिमेंट्स के, तो उनको क्या किया, लैंथेनियम के पीछे लगा दिया और उनको लैंथेनियम की सीरीज बना दी। तो उसके पीछे लगा दिया तो उनको लैंथेनॉइड सीरीज बना दी। अभी लैंथेनियम सीरीज, लैंथेनॉइड सीरीज, लैंथेनाइड सीरीज, ये 3 अलग-अलग वर्ड आपको लग सकते हैं, बट तीनों का मतलब एक ही है। तो ये चीज़ हो गई। फिर एक्टिनियम के यहाँ पर भी हमें क्या पता चला कि हमारे पास उसके आगे ऐसे 14 एलिमेंट्स हैं, जो बाद में अगर हमने यहाँ पर अगर ऐड कर देते, तो आगे के जो एलिमेंट्स है वो उनके ग्रुप में सेम प्रॉपर्टीज नहीं दिखाते। जैसे आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में या फिर एक पीरियड में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होती है, उसके बेसिस पे हम एक पीरियड में या फिर एक ग्रुप में चीजों को ऐड करते हैं, यानी कि मतलब एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया है, वो चीज है। तो इसको लेके ही हमारा जो एफ ब्लॉक है उसको अपने पीरियोडिक टेबल से अलग निकाल दिया है, इसलिए वो आपको एफ ब्लॉक ऐसे दिखता है। ये चीज अपने को समझ गई। इसके अलावा ना, अपने पीरियोडिक टेबल में अलग-अलग ग्रुप्स को अलग-अलग नाम दिए। अब इन नाम की अगर एक बात करें, तो अपना पहला नाम आता है अल्कली मेटल्स। अब ये चीज़ें आपने 10वीं में भी पढ़ी होगी, 11वीं में भी पढ़ोगे, मतलब ये एकदम बेसिक चीज़ है। अगर मैं बात करूँ अल्कली मेटल्स की, तो जो ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं उनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। अभी अल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है, उसका एक रीज़न है। इनमें जो हाइड्रोजन है, पहले तो ये चीज़ समझ लो कि जो हाइड्रोजन है ना, वो एलिमेंट है, लेकिन वो ग्रुप 1 का एलिमेंट नहीं है। रीज़न, जो अपना हाइड्रोजन है वो अपना ग्रुप 1 और ग्रुप 17 इन दोनों के जैसे अपनी सिमिलैरिटीज़ दिखाता है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। जो कि अपना हाइड्रोजन है वो ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों की प्रॉपर्टीज़ दिखाता है। इसीलिए साइंटिस्ट लोग को हमेशा से कन्फ्यूजन रहता है कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखें कि ग्रुप 17 में रखें। ये चीज़ हो गई। इसलिए आपने अगर कुछ बड़े कोई दूसरी बुक्स पढ़ी होगी, तो उसमें क्या है ना, हाइड्रोजन को ऐसा बीच में से दिखाते हैं ऐसा। पीरियोडिक टेबल में एकदम बीच में ऊपर लिखा रहता है और बाकी का पीरियोडिक टेबल ऐसे चला रहता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, एस ब्लॉक का पार्ट है अपना हाइड्रोजन, बट हाइड्रोजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप 1। ये चीज आपको समझनी है। तो जो अपने अल्कली मेटल्स है ना, तो ग्रुप 1 के मेटल्स को हमने अल्कली मेटल्स नाम दिया है। उसके बाद अगर ग्रुप 2 की बात करें, तो उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा गया है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांजिशन मेटल्स की, तो ट्रांजिशन मेटल्स में आपको ये येलो का शेड अलग दिख रहा होगा, ये येलो का शेड अलग दिख रहा होगा। मैंने अपने टेक्स्ट बुक की इमेज उठा के लेके आया पीरियोडिक टेबल की। इसमें कुछ-कुछ गलतियाँ हैं जो मैं आज आपको बताऊँगा भी, जो मैंने अपने टीचर से सीखी थी, और वो अपने जो बुक में गलतियाँ हैं, मैं उस दोनों चीज़ बताऊँगा। तो अब यहाँ पर कैसा है ना, यहाँ पे स्कैंडियम से लेके यहाँ पे कॉपर तक इतना ही पार्ट अपना ट्रांजिशन मेटल्स में आता है, ठीक है? स्कैंडियम से लेके कॉपर तक इतना, मतलब उधर से इधर तक और यहाँ पर गोल्ड तक। ये जो चीज़ें हैं ना, इन्हीं को हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। अब ट्रांजिशन मेटल्स इनको कह दिया, तो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी ये डी ब्लॉक का पार्ट है, बट इनको ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहते। क्यों? क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट इन द सेंस, जो अपना इनर डी ऑर्बिटल है ना, ये इनका फुलफिल्ड होता है, इसलिए इनको ट्रांजिशन मेटल्स में गिना नहीं जाता है। तो क्या चीज अपने को समझी, एक तो ये अपने बुक में जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं गलत है, या फिर हम कह सकते हैं कि उन्होंने उतना प्रिसाइज वे में बताया नहीं है। तो अपना जो जिंक है, कैडमियम है, मर्क्यूरी है, दे आर नॉट ए ट्रांजिशन मेटल्स। उसके पहले के यहाँ पे कॉपर तक जो है वो सब ट्रांजिशन मेटल्स है। ये चीज अपने को समझ गई। उसके बाद एक और मैं चीज बता दूं ना, तो अपना जो यहाँ पे लैंथेनियम है ना, वो भी लैंथेनॉइड कह दो, बट उसका इसका नाम लैंथेनियम है। तो जो एले है, लैंथियम का जो एलिमेंट है, वो चीज अपना अपना इसमें आता है, किसमें, डी ब्लॉक में आता है। बट ना जो लैंथेनॉइड सीरीज है, यानी कि सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक, और एक्टिनाइड सीरीज थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक, ये एफ ब्लॉक में आती है। तो इनको इवन दो लैंथेनियम और एक्टिनियम को हम अपना ट्रांजिशन मेटल्स कहेंगे,
बट उसके आगे जो उनकी सीरीज़ आ रही है, उनको हम इनर ट्रांज़िशन मेटल्स कहेंगे। तो ये चीज़ भी आपको समझ आ गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिक मेटल्स के बारे में बताया है। तो अपने बुक में कैसा लिखा है कि एल्यूमीनियम, गैलियम, इंडियम, ये जो चीज़ आपको दिख रही है, ये कि अलग से कलर की, इनको हटा दो। इसके आगे पी ब्लॉक में जो इनको दिख रही है ना, इनको हमारे बुक में बेसिक मेटल्स कहा गया है। ये चीज़ अपने को समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना मेटलॉइड्स का। अभी मेटलॉइड्स को लेके ना हर जगह पे कंफ्यूजन है, डिबेट है, अलग-अलग साइंटिस्ट के अलग-अलग नियम हैं। उन्होंने अपने-अपने हिसाब से बताया कौन से मेटलॉइड्स है, कौन से नहीं है। अपने बुक में कुछ अलग दिया है, एनसीईआरटी में कुछ अलग दिया है, फिर आप गूगल करोगे उसमें कुछ अलग है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसीलिए मैं जो बता रहा हूँ आप उतना ध्यान रखो। अगर आप बोर्ड्स के लिए लिख रहे हो, लाइक आपके 11th बोर्ड्स के लिए लिख रहे हो आप, तो फिर मैं कहूँगा कि जो टेक्स्ट बुक में दिया है ना वो ही लिखो। कि नहीं तो आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं अगर आपके टीचर को प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी उस चीज़ को लेके। क्योंकि मेटलॉइड्स में तो यहाँ पे बताया कि बहुत सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 मेटलॉइड्स बताया, बट इन रियलिटी बस 5 मेटलॉइड्स होते हैं एंड वही 5 मेटलॉइड्स जो मेरे को अपने टीचर्स ने सिखाए थे, मैं वही आपको मेटलॉइड्स बताऊँगा। बाकी जो है उनको हम नॉन मेटल्स में गिन सकते हो। तो ये चीज़ हुई। मेटल्स, नॉन मेटल्स में गिन सकते हो। तो मैं खाली पेन से बता देता हूँ अपने पास मेटलॉइड्स कौन से हैं। बाकी उनके जो अपना पीरियोडिक टेबल में क्या कहा है कि जो ज़िगज़ैग वाले लाइन के दिख रहे हैं ना, वो मेटलॉइड्स है। यानी कि अपने टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ तो भी ज़िगज़ैग ज़िगज़ैग लाइन है, जो आपने देखा होगा ऐसा कुछ तो भी लाइन है। तो उसमें क्या किया है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम और पोलोनियम, इनको मेटलॉइड्स कहा गया है, बट इन रियलिटी ये सब मेटलॉइड्स नहीं होते। जो अपन मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया मैं उसके हिसाब से बताऊँ तो मेटलॉइड्स में अपने पास सिर्फ़ होते हैं ये 5। ये 5 को ही हम मेटलॉइड्स कहेंगे। उसके बाद जो है ना, मैं बस यहाँ पे स्टार करके लिख देता हूँ। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से देख रहे हो, तो आपको यही 5 मेटलॉइड्स लिखना है, अगर आप जेईई की बात कर रहे हो तो। अगर आप एमएचटी, सीईटी या फिर मतलब जेईई नीट की बात कर रहे हो, तो वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं एग्ज़ाम्स, तो उनमें आप इन 5 को रख सकते हो एज़ अ मेटलॉइड। बट अगर आप सीईटी दे रहे हो या फिर आप एनी अदर स्टेट के बुक का हिसाब से दे रहे हो, तो उनके जो बुक में लिखा है ना, वही चीज़ करना। क्योंकि जो स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स होती है तो उसमें उनका स्पेसिफिक बुक ही वैलिड रहता है। तो उनके बुक में अगर सातों को दिए हैं मेटलॉइड्स, तो एग्जाम में अगर सवाल आता भी है और उसमें फिर सभी ऑप्शन में भी लग रहे हैं, तो उसमें फिर इनको भी मेटलॉइड्स गिनो आप। किनको? बोरॉन को, सिलिकॉन को, फिर पोलोनियम को, तो इनको भी आप गिन लो। बट आइडियली अगर मैं बताऊं तो आपको इसमें डिबेट बहुत है हर साइंटिस्ट को लेके, बट मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बताऊं तो बस यही 5 है जो मेटलॉइड्स है। तो वो चीज़ आ गई। अब इसके आगे हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की। तो इनको हटा दिया तो जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इनको ना मेटलॉइड्स अपना नॉन मेटल्स का है, सॉरी, इनको अपना नॉन मेटल्स का है। तो ये चीज़ अपने को समझ गई। नॉन मेटल्स के बाद आता है पॉइंट हैलोजेंस का। जो ग्रुप 17 है ना, इनको हैलोजन फैमिली का है और इसीलिए इनको हैलोजन ग्रुप कह सकते हैं और हैलोजन फैमिली कह सकते हैं। उसके बाद 18th ग्रुप को हम नोबल गैसेस कहते हैं, जो हमें बेसिक वे में हमने 10वीं में एनी हाउ पढ़ी है चीज़। उसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? लैंथेनॉइड्स। अभी लैंथेनॉइड्स मतलब जो लैंथेनियम है, इसको पढ़ते लैंथेनियम है। एल जो एलिमेंट है वो लैंथियम है, ठीक है? उसको लैंथेनॉइड मत पकड़ पढ़ना। ये एलिमेंट लैंथेनियम है और इसके आगे की जो एलिमेंट्स है 14, जो लैंथेनियम के पीछे 14 एलिमेंट्स रखे हैं, तो उनको लैंथेनॉइड सीरीज का पार्ट है, तो उसको लैंथेनॉइड्स कहता है। तो वो चीज़ आप अच्छे से समझो, ठीक है? लैंथेनियम एंड एक्टिनियम इज नॉट पार्ट ऑफ लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज। वो डी ब्लॉक का पार्ट है, बट उनके आगे मतलब उनके जो पीछे जो 14 एलिमेंट्स है और यहाँ पे उनके आगे जो एलिमेंट्स है, ये एफ ब्लॉक का पार्ट है। तो वो चीज आप अच्छे से समझ के रखो। तो इनको लैंथेनॉइड्स कहते हैं, इनको एक्टिनॉइड्स कहते हैं, क्योंकि ये लैंथेनियम के पीछे आते हैं 14 एलिमेंट्स और एक्टिनियम के पीछे 14 एलिमेंट्स आते हैं। ये चीज अपन ने समझ गई। इसके बाद अपन बात करेंगे अफबाउ प्रिंसिपल के बारे में। अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है सर? ये चीज़ आइडियली अगर मैं बताऊँ तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है, जो आपके पास चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसमें से चीज़ आती है। अभी हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी जितनी ज़रूरत है, हम उसके हिसाब से ही पढ़ेंगे, हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से बताओ, तो हमें अफबाउ प्रिंसिपल ड्रॉ करते आना चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाएँगे पूरे पीरियोडिक टेबल के। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अभी जो 10वीं तक आप जो सीक्वेंस से लिखते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सोडियम का लिखना है, तो आप 2, 8, 1 लिख देते थे, तो वो काम हो जाता था 10वीं तक। बट आप सिंस अभी बड़े हो चुके हैं, आप 11वीं में आ चुके हैं, तो वो मेथड अब वर्क नहीं करेगा। आपको अफबाउ प्रिंसिपल से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते आना चाहिए। अब ये चीज़ को ना
हाँ, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ बट ये चीज़ यहाँ का टॉपिक नहीं है। तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर आप अच्छे से पढ़ लो तो आपको ये चीज़ क्यों आई उसका आपको रीज़न पता चल जाएगा। बस यहाँ पे हमें जितना ज़रूरत है मैं उसके हिसाब से आपको बता दूँगा। तो सबसे पहले अबोव प्रिंसिपल से क्या कहता है, अपने जो ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, तो पहला ऑर्बिटल अपना s ऑर्बिटल होता है। जिसको हम 1s के थ्रू बताते हैं। तो पहले जब इलेक्ट्रॉन हम फुलफिल करेंगे तो उसको हम 1s में डालेंगे। उसके बाद हम किस में डालेंगे? हम उसको डालेंगे 2s में, ठीक है? फिर 2s के बाद किस में डालेंगे? 2p में डालेंगे। फिर 2p के बाद 3s में डालेंगे। 3s के बाद 3p में डालेंगे। 3p के बाद 4s में डालेंगे। 4s के बाद 3d में डालेंगे। 3d के बाद 4p में डालेंगे। 4p के बाद 5s में डालेंगे। 5s के बाद 4d में डालेंगे। ऐसा डालते जाएंगे, मैं लिखते जा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन्स को डालने के लिए ये अपना अबोव प्रिंसिपल है। तो जैसे मैं डाल रहा हूँ ना आपको वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को डालते जाना है। और ये चीज़ आपके पेपर में आ सकता है तो आप ये खाली एक बार पढ़ लेना, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में आया था एंड यही चीज़ मैं सबसे पहली बार है ना उतना ढंग से पढ़ के नहीं गया था जिसमें मेरे मार्क्स कटे थे। तो मेरे को यूनिट टेस्ट में 11th की अगर मैं बात करूँ तो मुझे 5 आउट ऑफ 25 मिलते थे केमिस्ट्री को लेके। तो ये चीज़ में ना मेरा खाली वो एक आधा मार्क काटा था, टू बी रियली ऑनेस्ट मैं झूठ नहीं बोलूँगा। टीचर का आधा मार्क काटा था कि मैंने एरोस ढंग से नहीं निकाले थे। मैंने समथिंग जितना मेरे को याद है ना, मैंने इसके बाद कुछ तो भी यहाँ का एरो मार दिया था। इनको मैंने एरोस मारना भूल गया था। तो टीचर ने उसके आधे मार्क काटे थे। बट 24 एंड हाफ देने में बहुत अजीब लगता है, तो राउंड ऑफ करके उन्होंने 25 कर दिया था। बहुत अच्छी टीचर थी हमारी। तो वो चीज़ है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आपका आधा मार्क इधर कट रहा है, तो वो प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। तो आपको एरोस एकदम बरोबर से बनाते जाना है। तो अभी अपन ऐसे एरोस बना के दिखा रहा हूँ। अभी इस पर से हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर 1s हुआ, तो 1s के बाद हमें ना इसको आगे ऐसे कनेक्ट करना है, ठीक है? फिर 2s के बाद हमें आगे इसको ऐसे कनेक्ट करना है। समझे? यहाँ पे आपको मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा शेक होगा, बट आपको ये ऐसे कनेक्ट करते जाना है। ये थोड़ा-सा अजीब हो गया। मैं खाली थोड़ा-सा मैं थोड़ा-सा बेटर बना लेता हूँ, बट आपको समझ गया आपको एरोज़ कैसे बनाने हैं। ये ऐसे गया और ये इसमें अटैच कर दिया। फिर ये ऐसे गया, गया, गया और इसमें अटैच कर दिया। फिर यहाँ से गया, 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 यहाँ पे अटैच हो गया। फिर यहाँ पे से ऐसे वैसे ये अपना दूसरे सॉफ्टवेयर में कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा-सा वो मेरा सेंसिटिविटी सही से नहीं हो रहा है, इसलिए ये एरोज़ थोड़े-से अजीब दिख रहे होंगे, बट आपको समझ गया मेरे को आइडियली क्या बताना है। तो ये चीज़ हो गई। अभी इसके बेसिस पे हमने अबोव प्रिंसिपल पढ़ा क्यों? अभी हम अबोव प्रिंसिपल को अपने काम के हिसाब से अप्लाई करके दिखाते हैं। तो हम अगर बात करें सोडियम को लेके, सोडियम की बात हम करेंगे, यहाँ पे बोर्ड में मैं प थोड़ा हल्का-सा पार्टीशन कर लेता हूँ और उसके बाद अपन थोड़ा-सा सोडियम के बारे में बात करेंगे। पहले ये हल्का-सा ऐसा ऐसा हमने हल्का-सा पार्टीशन कर दिया है। हम पहले एक चीज़ को लेके बात करेंगे, व्हिच इज़ अपना ऑर्बिटल्स के हिसाब से, कि अपना कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। अगर हम s ऑर्बिटल के बारे में बात करें, तो ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं और ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं उसके हिसाब से बात करते हैं। तो s में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, p में हम 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, डी में हम 10 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। इतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्यों भर सकते हैं ना, इसका जवाब है ना आपको ये पढ़ने पे मिलेगा। क्या पढ़ने पे मिलेगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने पे मिलेगा। तो वो फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, तो उसको इनऑर्गेनिक में जितना यूज़ है उतना ही मैं बता रहा हूँ। और f ऑर्बिटल में हमारे 14 इलेक्ट्रॉन्स बैठते हैं। ये चीज़ हमें पता चल गई। अगर हम अभी यहाँ पे सोडियम लें, यहाँ पे अगर हम सोडियम लें, मैं हटा देता हूँ इसको। अगर हम लें सोडियम Na, सोडियम हमने लिया। अभी सोडियम का हमें क्या पता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन्स दिखा देते हैं। अभी 11 इलेक्ट्रॉन से तो हम 10वीं के हिसाब से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हम इसका 10वीं के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं 2,
8,1। ये आपने 10वीं तक ऐसा लिखा है, बट अभी आप 11वीं में आ चुके हो तो आप वो 10वीं वाली हरकतें कर नहीं सकते। जो एक दिन एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पढ़ लेना, फिर वो चीज़ें अब 11वीं में आके छोड़ दो भाई, वो नहीं वर्क करती, जो है सो है। तो अब ये चीज़ आ गई, तो इसी को अगर हम अबोव प्रिंसिपल के हिसाब से लिखें, तो हमें अभी इनके सबशेल्स लिखने हैं। तो जैसे कि अभी 1s हुआ, 1s के बाद 2s हुआ, 2s के बाद 2p हुआ, 2p के बाद 3s हुआ, 3s के बाद 3p हुआ। तो मैं बस ये चीज़ें लिख लेता हूँ कि 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। मैंने खाली इतना लिख दिया 4-5, आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली मैंने 3, 4, 5 लिख दिए अभी। अभी इसके बाद मैं कलर बदल के यहाँ पे अभी इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू करता हूँ। अभी अपने को पता है s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिया। अभी दूसरे ऑर्बिटल का s ऑर्बिटल आपने दूसरा शेल का s ऑर्बिटल है, तो उसमें अगेन 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अभी इसके बाद हमें क्या पता है, दूसरा ऑर्बिटल में अपना p सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स भर दे सकते हैं, तो यहाँ पे भी मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स लिख दूँ। अभी चलो कैलकुलेट करते हैं अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। इन टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बट अपने पास सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अपने को अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन भरना बाकी है, जिसको हम यहाँ पे 3s में भरेंगे। तो यहाँ पे 3s1 हुआ ये चीज़। अबे इसके बाद अपने इलेक्ट्रॉन्स तो खत्म हो गए, क्योंकि अपन ने इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर दिए, तो अपन इसको 3p0 भी लिख सकते हैं। बट आइडियल केसेस में जब हम इसको बात करते हैं ना अबोव प्रिंसिपल के हिसाब से, तो वैसे तो आप हर किसी को लिख के आगे के इसमें 0000 लिख सकते हो, बट टाइम बचाओ ना यार। यहाँ पे अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो उसके आगे हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दिस इज एन अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज अबव फॉर्मूला। तो ये चीज़ हो गई। तो अभी इसके अलावा एक और एग्ज़ाम्पल की बात करें अगर हम के अपना क्लोरीन को लेके, तो हमने क्लोरीन ले लिया। हमें पता है इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं डायरेक्टली अभी इसका अबोव फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको चीज़ समझ गई है। तो अबोव फॉर्मूले के हिसाब से 1s आता है, 2s आता है, 2p आता है, 3s आता है, 3p आता है। ये चीज़ अपने को पता है, जो अपन ने इस पे से लिखी। अगर अभी देखो मैं बताऊँ ना, आपको ये पूरा याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s इतना भी याद कर लिया ना आपने 5s तक, इधर तक मैक्सिमम आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं 11वीं को लेके और 12वीं को लेके कुछ-कुछ, इतना ही आपको पढ़ाया जाएगा। ये जो बाकी का 7p, 6d, 5f ये जो है ना, ये कहीं न कहीं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में आता है। लास्ट ऑर्बिटल्स में। तो ये चीज़ आपको उतना नहीं है अभी 11th-12th को लेके, तो आप इतना हैवॉक मत क्रिएट कर देना कि भाई इतना कौन कैसे याद करेगा सीक्वेंस। तो ये चीज़ अपने को पता है। तो अभी इस पर से के बेसिस पे ना अभी अपन वापस से इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विथ s ऑर्बिटल। पहला s में अपने 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरे s में भी 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरे p में अपन 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तीसरे s में अपन 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। रुक जाओ अभी कैलकुलेट करो। यहाँ पे 2 है, 2 4, 4 प्लस 6 हुए 10, 10 प्लस 2 हुए 12। अपने पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है, अपन ने 12 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, यानी कि अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स अभी यहाँ पे अपन लिख देंगे। तो इन दिस वे अपन ने क्लोरीन का अबोव प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया है। तो यही 2 चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये सबसे मेन चीज़ है जिसको मैं यहाँ पर डब्बा बना के रख देता हूँ, सो दैट ना ये चीज़ को लेके आपको बाद में इश्यू ना फेस हो। ये इम्पोर्टेंट है, इसको एज़ अ डब्बा और क्वेश्चन ऐसा कुछ तो डिज़ाइन वगैरह बना के लिख दो, क्योंकि ये चीज़ के बेसिस पर ही आप अबोव प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें समझ गया, बट अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करके हम ये चीज़ प्रूव करेंगे कि अपना जो पीरियोडिक टेबल है ना, वो वैसा ही क्यों दिखता है और उसमें एस-पी-डी-एफ नाम ही क्यों यूज़ किया। हमारी मर्ज़ी थी, हम के-एम-एन-ओ यूज़ कर सकते थे, एबीसीडी यूज़ कर सकते थे, एक्स-वाई-ज़ेड मतलब एक्स-वाई-ज़ेड यूज़ कर सकते थे, मतलब कुछ भी नाम यूज़ कर सकते थे। हमने एस-पी-डी-एफ क्यों यूज़ किया, वो पॉइंट यहाँ से ही शुरू होता है अबोव प्रिंसिपल को लेके। जैसे यहाँ पे एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल है। इसी के बेसिस पे जब हमारा पीरियोडिक टेबल में लास्ट ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस सबशेल में जाता है, अगर एस में जा रहा है तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। इसलिए जो एलिमेंट्स में जो सेम प्रॉपर्टीज दिख रही थी कुछ एलिमेंट्स में एक ग्रुप में, तो उन्हें फिर
एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कह दिया। तो दैट इज द रीजन जब अपने एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस सबशेल में जाता है उस एलिमेंट को उस ब्लॉक का कहता है। तो ये चीज होती है। तो भाई ये चीज आपको बेसिक में समझी है ना, तो इसके बेसिस पे हम एक और चीज प्रूफ कर सकते हैं कि अपना पीरियोडिक टेबल जो दिखता है, हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, ये जो अपना पीरियोडिक टेबल है ऐसा, तो ये अपना पीरियोडिक टेबल ऐसा ही क्यों दिखता है, ये चीज़ भी अभी मैं प्रूफ करूँगा कि ऐसा भी हो सकता था कि ये एलिमेंट्स को इधर ऊपर लगा लो, कुछ भी कर सकते थे, अपन डब्बा शेप का बना देते। इस ऐसा ही हमने क्यों किया कि पहले अपना हॉरिजॉन्टल पहली ये है कॉलम है या फिर अपना जो एक पीरियड है, तो एक पहले पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स क्यों है, फिर दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट्स क्यों है, तीसरे में 8 क्यों है, फिर डायरेक्ट 8 का सीधा है ना बढ़ा दिए 18 कर दिए, 18 के बाद सीधा इस वाले 60 पीरियड तक आते आते सीधा 32 कर दिए। क्यों करे, सिमेट्रिसिटी क्यों नहीं है इसमें। तो वही चीज को लेके अपन ये चीज समझेंगे कि अबव प्रिंसिपल के हिसाब से ही नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन अ पीरियड। ये चीज अपन समझते हैं। पहले हम लिखते हैं पीरियड नंबर, यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 लिखेंगे क्योंकि नंबर्स लिखेंगे क्योंकि अपने को पता है अपने पास 7 पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद हम लिखेंगे उनका अबव फॉर्मूला। अबव फॉर्मूला यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर खाली अबव फॉर्मूला के थ्रू क्या क्या ऑर्बिटल्स आ रहे हैं वो चीज लिखूंगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज लिखूंगा मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि उस फिर पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मैं वो चीज यहाँ पे लिखूंगा। तो अब अपन शुरुआत करते हैं 1 से, यानी कि अपना फर्स्ट पीरियड से बात करते हैं। फर्स्ट पीरियड में हमें पता है कि सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है। क्यों? क्योंकि आपने वहां पर पढ़ा कि सिर्फ 1s होता है, 1p नहीं होता कुछ भी, 1d नाम से कुछ नहीं होता, 1f नाम से कुछ नहीं होता। तो खाली 1 के साथ जो है ना वो सिर्फ s लगता है। तो यहाँ पर है ना अबव फॉर्मूला के हिसाब से खाली अपन s लिखेंगे। अभी अपने को क्या पता है s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो उस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स रह गए। समझा? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अबव फॉर्मूला के हिसाब से बैठ रहे हैं उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम उस एक पीरियड में रख सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे 2 लिखूं मैं, 2 लिखूं तो हमें पता है कि 2s और 2p दोनों आता है। तो 2s और 2p, तो मैंने s और p के टर्म्स में लिखा, तो यहाँ पर मैं 2 प्लस 6 कर सकता हूँ इज इक्वल टू 8। अभी 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8 का लॉजिक अगर मैं बताऊं तो s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, p ऑर्बिटल्स 6 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है। तो वो चीज हुई, तो इसके हिसाब से 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। अभी थर्ड में अगर मैं बात करूं तो सेम s और p आता है, तो उसके हिसाब से 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। अभी फोर्थ की बात करें ना, तो फोर्थ में आता है s p और d। s p और d कैसा आता है, अगर मैं ये स्लाइड के हिसाब से बताऊं तो यहाँ पर मैं एक और चीज आपको बता सकता हूँ, जो आप अगर लिख लेते हो तो सही रहेगा, कि जो अपना जनरल ट्रेंड होता है, जनरल ट्रेंड या बोल लो या फिर फॉर्मूला कह दो, अगर आपको ये पूरा याद नहीं करना है और आपको एकदम पूछ लिए कि 5p के बाद क्या आएगा, तो उसके हिसाब से आप पूरा उसका आगे का अबव प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। तो जनरल फॉर्मूला इसका क्या कहता है, इसका जनरल फॉर्मूला कहता है कि एस एन एन एस बोल सकते हैं, एन एस एन पी एन माइनस 1d और एन माइनस 2f, ये चीज आप लिख सकते हो। तो एक जनरल अगर मैं बात करूं n की वैल्यू 6 पकड़ के, n की वैल्यू मैंने 6 ले ली, तो ये हुआ 6s 6p 5d 4f। इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, अगर n की वैल्यू 6 है तो हमारा 6s आया, उसमें 6s के बाद क्या आया, 6p आया, 6p आया, 6p के बाद क्या आया, 5d आया, 5d आया, 5d के बाद क्या आया, 4f आया, 4f आया। इवन दो इसमें अलग अरेंजमेंट है, बट आप ये एक जनरल फॉर्मूला से इसमें भी आगे पीछे अरेंजमेंट कर सकते हो। कैसे, n माइनस 1d को आप आगे लिख लो, ns को एकदम पीछे लिख दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे भी लिख सकते हो। बट आप समझ रहे हो क्या, कि अगर 6s आ रहा है तो उसके बाद 4f है, 5d है, 6p है, तो ये चीज आप तुरंत लिख सकते हो उसके बेसिस पे। अब इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो वो बहुत गंदा दिख के आएगा। मैं ये चीज हटा देता हूँ। तो ये आपको जनरल फॉर्मूला पता चल गया। तो जनरल फॉर्मूला के हिसाब से अगर मैं वापस इधर बात करूं, तो अगर 4s है, 4p है, तो 3d आएगा।
4D नहीं आएगा, 3D आएगा क्योंकि n-1D के हिसाब से होता है। अभी सर आप ये बोल सकते हो यहाँ पे 3S है, 3P है तो यहाँ पे 3D क्यों नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि अगर 3S और 3P आता है तो उसके साथ 2D आना चाहिए। बट 2D नाम से पीरियोडिक टेबल में या फिर अबव फॉर्मूला के हिसाब से 2D नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे SPD आएगा। तो इसके हिसाब से मैं क्या कह सकता हूँ? 2 + 6 + 10 = 18 यानी कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स तो उसके हिसाब से 18 एलिमेंट्स उधर बैठेंगे। आई विल अगेन प्रूफ इट कि ये कितना सही कर रहा हूं मैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं 5वें पीरियड की तो उसमें अगेन एस, पी और डी आता है तो सेम कैलकुलेशन लगा सकते हैं 2 + 6 + 10 = 18। कैसे? 5s 5p 4d 4D एग्जिस्ट करता है वो वे में। फिर यहाँ पे अगर 6th वाले की बात करें तो यहाँ पे S P D के साथ अभी F भी शुरू हो जाता है। अब सर F कैसे शुरू हो गया? 6S 6P 5D 4F एग्जिस्ट करता है। आप वापस देख लो यहाँ पे 4F एग्जिस्ट करता है तो ये चीज आ गई यहाँ पे। अब इसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? 2 + 6 + 10 + 14 = 32। अब ये कैसे किया सर? S कैन कैरी 2 इलेक्ट्रॉन्स, P कैन कैरी 6 इलेक्ट्रॉन्स, D कैन कैरी 10 इलेक्ट्रॉन्स, F कैन कैरी 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज अपन ने पिछले स्लाइड में पढ़ ली। इसके बाद अगर मैं 7वें की बात करूं तो उसमें भी S P D F लिख सकता हूं, सेम उसका भी 2 + 6 + 10 + 14 = 32। अब ये चीज अपन ने निकाल ली तो इससे मतलब क्या पता चल रहा है कि अगर पहले ग्रुप की बारे में बात करें तो उसमें 2 एलिमेंट्स रह गए। फिर इसको तुरंत चेक कर लेते हैं, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स आए। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या कहते हैं? दूसरे पीरियड में और तीसरे पीरियड में 8-8 एलिमेंट्स आ गए। चेक कर लेते हैं अबव फॉर्मूला के हिसाब से कितना सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये तो सही है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट की। नेक्स्ट अपना अगर 4 के बारे में बात करें तो एसपीडी के हिसाब से 18 है। तो 18 एलिमेंट लाए कर रहे हैं क्या 4th पीरियड में? पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड। तो चौथे पीरियड में यहाँ पर गिन के देखो 18 आ रहे कि नहीं। आप गिनोगे तो आपको पता चलेगा ये 18 आ रहे हैं। फिर वही चीज है। एंड अगर अगर मैं बात करूं यहाँ पे 6th की तो 6th में यहाँ पे 32 बता रहा है। तो 32 कैसे आए? अगर हम 6th पीरियड की बात करें, यहाँ के 18 एलिमेंट से हमें समझ गए। अभी 18 एलिमेंट्स इसके है सामने। इसके अलावा लैंथेनियम के पीछे 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो वो 14 एलिमेंट्स को भी हमें इसी पीरियड में गिनना पड़ेगा। इवन दो उसको पीरियोडिक टेबल से बाहर निकाल लिया बट उसको इसी ग्रुप में, इसी पीरियड में गिनेंगे और इसी ग्रुप में गिनेंगे। तो इसका जो पीरियड नंबर रहेगा उसके हिसाब से जो अपना 6th पीरियड है उसमें यहाँ पर 18 एलिमेंट्स है और यहाँ पे 14 एलिमेंट्स है। कहाँ पे से? सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक 14 एलिमेंट्स है। लैंथेनियम को हमने ऑलरेडी इधर ऊपर गिन लिया है। तो यहाँ पर 14 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 18 एलिमेंट्स है। इन टोटल होता है 32। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, इन दिस वे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड के हिसाब से अबव फॉर्मूला का यूज करके हमने प्रूफ किया कि पीरियोडिक टेबल वैसे ही क्यों बना है। तो ये चीज आ गई। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे लैंथेनाइड सीरीज के बारे में। हम पढ़ रहे हैं लैंथेनियम के पीछे 14 एलिमेंट्स लगा दिए तो उसको लैंथेनाइड सीरीज कह दिया। लैंथेनाइड सीरीज, लैंथेनॉइड सीरीज, लैंथेनियम सीरीज, तीनों वर्ड सही है। किसी ने कोई वर्ड बोला तो इसको नहीं मानना, ये नहीं वो वर्ड सही है, ये गलत चीज है। ठीक है, आपका ट्यूशन वाले मास्टर कुछ और वर्ड यूज कर सकते हैं, स्कूल वाले कुछ और यूज कर सकते हैं, बट मेरे केस में मैं तीनों को यूज करता हूँ अच्छे से। शुरुआत करते हैं लैंथेनाइड सीरीज को लेके। लैंथेनाइड सीरीज कुछ ऐसे दिखती है, हमें पता है। लैंथेनाइड सीरीज जो होती है उसको हम 4F सीरीज भी कहते हैं, 4F सीरीज भी कहते हैं। इसके बाद ये जो है ये शुरू होती है सीरियम से लेके और एंड होती है ल्यूटेशियम तक। इसका अगर हम बात करें पीरियड की तो जो अपना 6th पीरियड में है तो ये 6th पीरियड में लाई करता है, हमने अभी जस्ट ऊपर देखा। फिर इसकी ग्रुप की बात करें तो इसका ग्रुप नंबर वही ग्रुप नंबर रहेगा जिसका लैंथेनियम है।
लैंथेनियम का ग्रुप नंबर है 3, तो लैंथेनियम के पीछे 14 एलिमेंट्स है, तो इनका भी वही ग्रुप नंबर रहेगा जो लैंथेनियम का है, तो उस हिसाब से इनका ग्रुप नंबर हुआ 3। अगर हम बात करें एक्टिनाइड सीरीज की, तो एक्टिनाइड सीरीज कुछ ऐसी दिखती है। एक्टिनाइड सीरीज को 5F सीरीज कहा जाता है। एंड ये शुरुआत होती है थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक। इतने जो एलिमेंट्स है 14, इनको हम एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है। अब इसके पीरियड की बात करें तो ये अपना एक्टिनियम 7th पीरियड का एलिमेंट है, एंड उसके पीछे 14 एलिमेंट्स है, तो इनका भी पीरियड 7th ही रहा। रही बात ग्रुप की, तो इन दोनों का ग्रुप सेम है, क्योंकि एक्टिनियम लैंथेनियम के नीचे आता है, तो वो चीज है। तो इसका भी ग्रुप नंबर 3 ही है। ये चीज समझ गई। अभी अगर हम एटॉमिक नंबर 101 से लेके 118 की बात करें, तो हमें इसमें से क्या समझ में आ रहा है? जो अपना 101, 102 और 103 है, ये तो हमें यहाँ पर ही दिख रहे, मेंडेलेवियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम, ये चीज हमें यहाँ पर ही दिख रही है। तो अगर हम इनके ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर की बात करें, तो वो हम कैसे लिख सकते हैं? पहली बात, ये अपने 5F के और अपने ये है 5F के सीरीज के हैं, 5F सीरीज कह सकते हैं इसके हैं। इसके बाद इनमें जो ग्रुप है और पीरियड है, तो अगर ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप नंबर 3 में से है, और इनमें जो पीरियड का नंबर है वो है 7, 7वें पीरियड में है और ग्रुप नंबर 3 का है। ये चीज हमें समझ में आ गई। इसके बाद अगर 104 से लेके 112वें एलिमेंट की हम बात करें, तो वो शुरू होता है 4th ग्रुप से 12th ग्रुप तक। अभी इनको और इनको कैसे याद कर सकते हो आप 13 से लेके 18 तक? पहले इसको मैं बता दूं, ये जो एलिमेंट्स है ना, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। ये एलिमेंट्स जो है ना, ये भी डी ब्लॉक, ये अपने पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, सॉरी, ये अपने पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। अभी सर अगर मुझे कोई पूछे कि 115वां एलिमेंट का ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है बताओ, तो मैं कैसे बताऊंगा? सबसे पहली बात, आपको अगर 101 के बाद का कोई भी एलिमेंट मिले, तो आप उसका 118 तक ही, ऑफ कोर्स, कोई एक महाशय आके पूछ ले कि 120वां एलिमेंट कौन से पीरियड और ग्रुप में लाया करता है, तो उस केस में हम आगे बढ़ेंगे अगर पढ़ना रहा तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से। बट अभी के लिए मैं इतना बता दूं, अगर आपको 120वां एलिमेंट पूछ रहा है तो ये चीज उसमें काम नहीं करेगी, आपको खाली 101 से लेके 118 के बीच का ही मैं बता रहा हूँ। ये एक ट्रिक है जो मेरे को मेरे टीचर्स ने सिखाई थी और मैं आपको ये आगे बता रहा हूँ। तो ट्रिक कैसी है ना, 101 से लेके 103 तक की अगर मैं बात करी, तो इनको ना एक्टिनाइड सीरीज का पार्ट है, तो इनका पीरियड और ग्रुप दोनों ना फिक्स है। ये सब 7th पीरियड के हैं और 3rd ग्रुप के। बट 104 से लेके 118 तक कैसे देखोगे आप? इनको एक ट्रिक होती है कि आपका ये जो पहला नंबर है इसको ड्रॉप कर दो। 104 है, यानी कि ये एक को ड्रॉप कर दिया, तो बचा क्या? 04। अभी 04 से हमें क्या पता चलेगा? उसका ग्रुप नंबर 04 है, यानी कि 4th ग्रुप पे लाया करता है। अगर मैं 115वें एलिमेंट की बात करूं, तो वो पी ब्लॉक में आएगा, हमें पता चल गया। पी ब्लॉक के हिसाब से अगर 115 है, तो मैं वो पहला एक हटा देता हूं, बचा क्या? 15। 15 बचा है, दैट मीन्स वो 15वें ग्रुप का एलिमेंट है। ये चीज समझ में आ गई। और उनका पीरियड तो 7th पीरियड आएगा, दैट इज क्लियर। अगर 113वें एलिमेंट की बात करें, तो 113 यानी कि 13th ग्रुप का एलिमेंट आया। तो ये वे में हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें हम, जो कि है कॉमन नेम ऑफ ग्रुप्स। हर ग्रुप को पीरियोडिक टेबल में अलग अलग कॉमन नेम्स दिए गए। जैसे हमने पढ़ा था, ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा गया। वैसे हर ग्रुप को अलग अलग नाम दिए गए, जो कि मैं यहाँ पर लिख के बताऊंगा और वहां पर उसके आगे नाम भी लिखूंगा। तो ये खाली एक काइंड ऑफ टेस्ट है जो अपन ने पहली स्लाइड पे पढ़ी थी। तो ये जो अपने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं ना, फर्स्ट, तो उनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। फिर जो सेकेंड ग्रुप के हैं उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। फिर जो अपना थर्ड से लेके 11th ग्रुप, टू बी प्रिसाइज, यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स यूज किया। अगर डी ब्लॉक यूज किया जाता तो उसको ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक बात करी जाती। बट यहाँ पे मैं अभी कैसे लिख रहा हूँ, डी ब्लॉक पूरा का पूरा, पूरा का पूरा डी ब्लॉक लिख रहा हूं मैं। इसको माइनस समझो, ठीक है? डी ब्लॉक माइनस जिंक, कैडमियम,
जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ये जो 3 हैं, इनको अगर निकाल दिया जाए तो बाकी का जो डी ब्लॉक है उसको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। अभी डी ब्लॉक में लैंथेनियम और एक्टिनियम भी आता है और उसके आगे के जो 14 एलिमेंट्स है, यानी कि लैक्टिनियम के आगे सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक, और यहाँ पे एक्टिनाइड्स में थ्योरियम से लेके लॉरेंशियम तक, ये आते हैं डी ब्लॉक में और इनको इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। यहाँ पर ट्रांजिशन के आगे बस इनर वर्ड यूज हो जाएगा अगर एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें तो। नेक्स्ट पॉइंट है बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली अपना ग्रुप 13 वाली फैमिली को, 13th ग्रुप को हम ये कहते हैं, क्या कहते हैं, बोरॉन फैमिली कहते हैं। कार्बन फैमिली रहती है अपने चौथी 14th ग्रुप वाली। उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली को निक्टोजेंस कहते हैं। निक्टोजेंस को कैसे याद कर सकते हो, एन से नाइट्रोजन और पी से फास्फोरस, तो इस वर्ड से आप इसको रिकॉल कर सकते हो कि हाँ ये नाइट्रोजन फैमिली की बात हो रही है। यहाँ पर पी जो है ना वो साइलेंट है, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं 15th ग्रुप का। उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली, जिनको हम चैल्कोजेंस भी कहते हैं, ये आते हैं अपने 16th ग्रुप के। उसके बाद फ्लोरीन फैमिली, जिनको हम हैलोजेंस कहते हैं, ये आते हैं 17वें ग्रुप में। फिर नोबल गैसेस, जिनको इनर्ट गैसेस कहते हैं, ये आते हैं 18वें ग्रुप में, 18th ग्रुप, ठीक है। तो इस वे में हम इनको कॉमन नेम लिख देते हैं। वैसे लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको सच में लेक्चर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक और शेयर करके कमेंट करना कि आपको कैसा लगा है लेक्चर, क्योंकि ये स्लाइड्स जैसे आप देख रहे हो इनको बनाने में बहुत पैसा और मेहनत लगती है, तो उसको लेके प्लीज एक लाइक तो कर देना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम एस ब्लॉक के बारे में। एस ब्लॉक हमें पता है ऐसे दिखता है। अभी एस ब्लॉक को लेके हमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई है अपने टेक्स्ट बुक में, जो कि मैं अभी खाली आपको पढ़ के एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, द एस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट, मेटल्स के एलिमेंट्स। तो ये चीज हुई, अपना ग्रुप 1 को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, ग्रुप 2 को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, जो हमने पहले ही पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, all s block elements are reactive metals and exist in nature only in the combined state। ये चीज लिखिए। ये चीज को मैं कैसे बताऊंगा ना, कि जो अपना एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, सिंस इनके लास्ट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करने में बिल्कुल भी झिझकते नहीं है, और फिर लूज कर देते अगर, और कोई और एलिमेंट उसका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो मतलब उसके साथ का इनकी कोई रिएक्टिविटी बन रही है, रिएक्शन बन रही है। तो वही चीज को यहाँ पे लिखा है कि ये बहुत रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जिसके अपना देखा होगा आपने एक्सपेरिमेंट्स में कि सोडियम पानी में डाल दिया तो ब्लास्ट हो जाता है, आप देखते होगे शॉर्ट्स वगैरह में, आपने ये सारी चीजें देख रखी है। फिर थर्ड पॉइंट आता है, देयर कंपाउंड्स आर प्रिडोमिनेंटली आयोनिक विद द एक्सेप्शन ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम। अभी लिथियम और बेरिलियम का केस अगर मैं बताऊं ना, यहाँ पे भी देखो वर्ड आ गया एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। बच्चे ने इधर ही होप छोड़ दी कि इसको पढ़ेंगे भी हम लॉजिकली, नहीं, एक्सेप्शन जहां वर्ड आया, केमिस्ट्री की उधर ही मौत हो चुकी है, जिन्होंने बनाया उनको खुद को नहीं आता था, फलाना डिंकाना 50 चीजें आप बना लेते हो, दैट इज नॉट ट्रू। यहाँ पर अगर एक्सेप्शन की वर्ड आप आगे जब भी मेरे से पढ़ो, आप ये चीज समझ लेना, एक्सेप्शन नाम की कोई चीज नहीं होती, एक्सेप्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। एक्सेप्शंस दुनिया में कहीं पे भी एक्सेप्शंस नहीं है, दुनिया परफेक्ट है। एक्सेप्शंस हमारे एक्सप्लेनेशंस में थी, जो साइंटिस्ट लोग ने अपनी अपनी थ्योरीज निकाली, वो वर्ल्ड वाइडली एक्सपेक्ट नहीं करी जा रही, मतलब वो चीज एकदम भी हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं हो रही। तो जहां पे एप्लीकेबल नहीं हो रही है, उनको एक दो को एक्सेप्शन बोल के लिखा गया है। तो आपके जो है रियलिटी में, धरती पे या फिर यूनिवर्स में, कोई भी चीज का एक्सेप्शन नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। एक्सेप्शन हमारे बनाए हुए एक्सप्लेनेशंस में है। तो वो चीज आप समझ के रखो कि हमने जो डिस्कवर किया उसमें अपने एक्सेप्शन है। तो ये चीज मेरे को भी 11 में बहुत प्रॉब्लमेटिक थी, कि मेरे को पसंद ही नहीं आते थे एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या है, अगर पीरियोडिक टेबल में ये चीजें ली तो खटखट खटखट सब में सेम चीज लगनी चाहिए, लेकिन नहीं लगती। वही चीज है, जो साइंटिस्ट लोग ने ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से उन्होंने अपनी थ्योरीज बनाई। तो नेचर पूरा सही है, हमने जो थ्योरीज बनाई उसमें एक्सेप्शंस थे। तो ये खाली मैंने आपको एक चीज बोली है, एक्सेप्शंस वर्ड देख के कभी भी ऐसा
पैनिक या फिर ऐसा नहीं कि अरे अब ये भी एक्सेप्शन आ गया, इसको भी रट लो, ऐसा नहीं। इसके पीछे का मैं लॉजिक बताऊँ, लैंथेनियम और बेरिलियम, लैंथेनियम यहाँ पे आप देख रहे हो और बेरिलियम देख रहे हो, इनमें ना अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल का भी, वो भी बहुत पास में होता है। यानी कि इसमें तो 2s में ही आ गया पहला इलेक्ट्रॉन। तो इवन इसमें 2s में आया और इसमें 2s 1 में आया, इसका पहला इलेक्ट्रॉन 2s में आया, इसका भी 2s में ही आया। तो उसके हिसाब से क्या कह सकते हैं, इवन दो इनका इलेक्ट्रॉन इतना पास है, इनमें ना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आता है आयनिक कैरेक्टर से। अब आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हुआ, कोवेलेंट कैरेक्टर यानी कि उन एलिमेंट्स का कैरेक्टर जिनमें वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में ज्यादा बिलीव करते हैं। जैसे कि लिथियम और बेरिलियम, ये कोवेलेंट कैरेक्टर बनाने में ज्यादा बिलीव करते, रीजन इज इनके पास ही रहता है इलेक्ट्रॉन। तो वो चीज को लेके वो सोचते कि अरे ये तो इलेक्ट्रॉन इसका पास ही है, तो फिर ना क्यों हमारे को, मतलब हम क्यों लूज कर दे हमारा इलेक्ट्रॉन। तो वो सोच के लिथियम और बेरिलियम अपना कुछ ऐसा ये नहीं करते कि हम इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। इलेक्ट्रॉन लूज करने का काम अपना जो नीचे वाले ग्रुप के एलिमेंट्स है ना उनका है, इसलिए उनमें आयोनिक नेचर ज्यादा है। आयोनिक नेचर यानी कि क्या, वो अपने आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के छोड़ सकते हैं और अपने पे एक पॉजिटिव चार्ज ला सकते हैं। तो वो एक आयन बन गए, इन दिस केस दे आर कटायंस। तो वो जो कटायंस बन रहे हैं, इसलिए उनको हम कह सकते हैं कि आयोनिक कैरेक्टर उनमें ज्यादा है, यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन दान करना बेटर समझेंगे कोवेलेंट बॉन्ड बनाने से। तो वो चीज है। तो इसलिए यहाँ पे कहा है कि दे आर प्रिडोमिनेंटली आयोनिक। प्रिडोमिनेंटली आयोनिक मतलब ज्यादातर आयोनिक होते हैं विद सम एक्सेप्शंस ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम। तो ये चीज आपको समझ गई, तो इसके बेसिस पे आप आगे जाके इस चीज को तो नहीं बोलोगे ना कि एक्सेप्शन वर्ड आ गया है तो यानी कि इसको तो रटना पड़ेगा। नहीं नहीं भाई, लॉजिक से समझो, केमिस्ट्री बहुत सुंदर चीज है, खाली आपको लॉजिक से समझने की बारी है। नेक्स्ट पॉइंट इज they readily lose their one or two valence electrons to form ions। ये चीज मैं कैसे बता सकता हूँ, जिसे हमें पता है पहले ग्रुप की वैलेंसी होती है 1। वैलेंसी यानी कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे कैन लूज या फिर दे कैन रिसीव टू फॉर्म स्टेबिलिटी। यानी कि अगर वो 17th ग्रुप की बात करें तो उनकी भी वैलेंसी 1 आती है। उनके अगर फ्लोरीन की बात करें तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको 8 इलेक्ट्रॉन करने पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकते हैं, यानी कि नियॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अचीव कर सकते हैं। तो उनके केस में भी वैलेंसी 1 आएगी, उनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बट इन दिस केस इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल में एक्स्ट्रा का है। अगर वो चीज वो लूज कर दे 1 इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो उनके जो अंदर वाला शेल शेल रहेगा उसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अभी ऑक्टेट की अगर बात करूं तो ये केमिकल बॉन्डिंग वाला पॉइंट आता है, बट हल्का फुल्का अगर मैं बता दूं तो ऑक्टेट यानी कि लास्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना, क्योंकि वो चीज को स्टेबल माना जाता है। तो इनमें स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए वो 1 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है तुरंत। तो वो चीज हो गई। यही चीज यहाँ पे क्या लिखी है कि वो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके आयंस बन जाते हैं। अभी मेरे पे 11 प्रोटॉन है, सोडियम की बात करें, मेरे पे 11 प्रोटॉन है, मेरे पे 11 इलेक्ट्रॉन है, मैं न्यूट्रल हूं। बट अगर मेरे से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मेरे पास 11 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन के नंबर ज्यादा हो गए तो मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आएगा मेरे सर पे। तो वो चीज है कि वो आयंस बन जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि दे पोजेसेस लो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज दैट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप व्हिच लीड्स टू इंक्रीज्ड रिएक्टिविटी। अभी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, ये चीज को हम लेक्चर में ही आगे पढ़ेंगे। बट अभी के लिए ऐसा पकड़ के चलो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि वो एनर्जी जिसके बेसिस पे मैं अपने लास्ट ऑर्बिटल के 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता हूं। अगर तुम मुझे कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हो तो मैं वो एनर्जी लेकर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा अपना। तो वो एनर्जी ना इनके केस में बहुत कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि इन्हें तो पहले ही स्टेबिलिटी चाहिए, तो उसमें हल्का फुल्का भी एनर्जी लगा दिए ना, तो ये अपना लास्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बोलेगा चलो निकल लो। तो ये चीज यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे सकता है। तो वही है कि लीड्स टू इंक्रीज इन रिएक्टिविटी। अभी जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देने को तुरंत तत्पर है, उनको हल्की से एनर्जी देने पे वो इलेक्ट्रॉन निकाल के दे दे रहा है, तो वो फिर ना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा नहीं। और अगर वो इलेक्ट्रॉन निकाल के दे रहा है तो वो रिएक्शन में पार्ट लेना चाहता है। रिएक्शन, अगर आपने रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है रहता है उसमें कि इलेक्ट्रॉन्स का इधर से उधर जा रहे हैं, इसलिए रिएक्शन चल रही है। तो वो चीज आती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक आपका कुछ ऐसा दिखता है। पी ब्लॉक का अगर पहला स्टेटमेंट पढ़े तो कंटेन्स एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18।
दूसरा पॉइंट पढ़े, टुगेदर विथ एस ब्लॉक एलिमेंट्स दे आर कॉल्ड मेन ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, या फिर मेन ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है इन्हें। एस ब्लॉक के साथ पी ब्लॉक को अगर मर्ज कर दे तो उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता है। ये बुक में लिखा है इसलिए अपन पढ़ गए वैसे। थर्ड पॉइंट इज इनके फीचर्स के बारे में बात करें तो इनमें ना, अगर 18th ग्रुप की बात करिए स्पेसिफिकली 18th ग्रुप को लेके, कि जो 18th ग्रुप है ना उसमें हीलियम में उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। ड्यूप्लेट यानी कि जो उसका आउटर मोस्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं विच इज अ स्टेबल कंडीशन। फिर नीचे नियॉन से लेकर रेडॉन तक बात करी जाए तो उनमें जो है लास्ट ऑर्बिटल में ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी कि उनके लास्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके कारण वो ना इलेक्ट्रॉन देते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए वो स्टेबल होते हैं। अगर कोई स्टेबल है तो वो रिएक्ट नहीं करना चाहेगा, इसीलिए उनकी लो रिएक्टिविटी रहती है। आप पढ़ रहे हो, लो रिएक्टिविटी रहती है। तो वो चीज का पॉइंट आया। नेक्स्ट चीज इज उनके अलावा जो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स है विथ हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज दैट रेडली गेन्स 1 or 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अनायंस। बड़ा पॉइंट है, तोड़ तोड़ के समझते हैं। जो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स है, जैसे हमने पढ़ा था नॉन मेटल्स के बारे में, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, इनके केस में क्या होता है ना, ये ना अपना अगर ऑक्सीजन की ही बात करें तो इनमें ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ना इनकी कम रहती है। रीजन, इनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए रहते हैं सो दैट ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके 8 इलेक्ट्रॉन्स का, इनको भी स्टेबिलिटी चाहिए रहती है। तो ये क्या करते हैं ना, इनकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। अभी ये नेगेटिव वर्ड का क्या मतलब हुआ, ये चीज आज ही के लेक्चर में हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे। बट अभी के लिए ऐसा पकड़ के चल लो कि द मिनिमम एनर्जी जिसके बेसिस पे मैं एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करूंगा तो मैं अपने अंदर से कुछ एनर्जी निकालूंगा या फिर मुझे एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। अभी मुझे एनर्जी क्यों लगेगी अगर मैं इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट कर रहा हूं तो ग्रुप 18 की बात करें तो वो ऑलरेडी स्टेबल है, तो अगर उनमें और इलेक्ट्रॉन डालने हैं तो आपको बाहर से भी भर भर के एनर्जी डालनी पड़ेगी। तो इस केस में जो अपन उनको एनर्जी दे रहे हैं वो पॉजिटिव में गिनी जाएगी। अज्यूम करो कि जो एलिमेंट है वो तुम हो और जो इलेक्ट्रॉन है वो है पैसे। तो तुमको अगर पैसे मिल रहे हैं तो तुम खुश हो गए यानी कि पॉजिटिव साइन आता है। तो अगर हम कोई एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन देने के साथ साथ एनर्जी भी दे रहे तो उसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे। अगर कोई हम किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन दे रहे और वो अपोजिट में तुम्ही को एनर्जी दे रहा है तो उसको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे। ये चीज मैंने अभी हल्का फुल्का समझाया, आगे जब पॉइंट आएगा मेन हेडिंग में तो तब वापस से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ के रख लो। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना कंटेन्स ऑल थ्री ट्रांजिशनल टाइप मेटल ऑन द लेफ्ट, नॉन मेटल ऑन द राइट एंड मेटलॉइड्स ऑन द जिगजैग लाइन सेपरेटिंग देम। वैसे जिगजैग का है बट इनको मेटल्स कहा गया है, इनको नॉन मेटल्स कहा गया है और यहाँ पे जो है बीच के मेटलॉइड्स कहा गया है, इसे आपके बुक में लिखा है। अगर आप बोर्ड्स के लिए कर रहे हो तो आप ठीक है, बट एनसीईआरटी जेई के लिए कर रहे हो तो मैंने मेटोलाइट्स के बारे में आपको बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें डी ब्लॉक को लेके, तो डी ब्लॉक में हमें पता है डी ब्लॉक कुछ ऐसा दिखता है। अगेन डी ब्लॉक में जिंक, कैडमियम और मरकरी आता है। मैंने अगर बोल दिया इनको 2 बार, ये इनको निकाल दो डी ब्लॉक से, डी मतलब इनको निकाल दो कॉपर तक, कॉपर तक। तो ऐसा मत समझना कि डी ब्लॉक में भी नहीं है, वो डी ब्लॉक का पार्ट है। बट ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में बात करें तो वो कॉपर तक ही आते हैं, यानी कि ये कॉपर की ग्रुप 12 तक ही आते हैं। अपना जिंक, कैडमियम और एच यानी कि मर्क्यूरी नहीं आता है। अभी इसका पहला पॉइंट क्या कहता है, कंटेन्स ग्रुप फ्रॉम 3 to 12 विच ऑल आर मेटल्स, मतलब ऑल ऑफ विच आर मेटल्स, सब मेटल्स है। सेकंड पॉइंट, most of the d block elements possesses partially filled inner d orbitals। ये चीज आप 12th में जब इनर ट्रांजिशन मेटल्स और ट्रांजिशन मेटल्स यानी कि डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ोगे तो ये चीज वहां पर एकदम ही डीपली पढ़ते हैं अपोव प्रिंसिपल के हिसाब से, कि कोई एलिमेंट आपको दिया तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हम उसको कैसे लिख सकते हैं वो चीज को लेके। बट अभी के लिए आप इतना पॉइंट पकड़ के चल लो कि इनमें ना पार्शियली फिल्ड इनर डी ऑर्बिटल्स होता है। मोस्ट डी ब्लॉक एलिमेंट, सिर्फ मोस्ट में कौन से आ गए, यहाँ के सब आ गए। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी में फुलफिल्ड इनर डी ऑर्बिटल होता है, तो वो चीज आ गई। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है,
ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दे एग्जिबिट प्रॉपर्टीज लाइक वेरिएबल ऑक्सीडेशंस। अभी ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो वो एक 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, डिपेंडिंग उस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है 2 या नेगेटिव 2 है। तो वो चीज हुई। अब इस चीज को हम क्या कह सकते हैं कि कुछ कुछ एलिमेंट्स में यहाँ पर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा जा सकती है। मतलब +2 भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है, कोई कोई 3 दिखा सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 +3 +4, कुछ कुछ तो 5 दिखाते हैं। मतलब अलग अलग एलिमेंट्स यहाँ पे डी ब्लॉक में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, तो उसी को वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहा गया है। उसके बाद ये पैरामैग्नेटिज्म दिखाते हैं, यानी पैरामैग्नेटिक नेचर रहता है इनका, एंड द एबिलिटी टू फॉर्म कलर्ड आयंस। आप जब आगे जाके 12th में डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ोगे तो आपको उस पर से समझेगा कि ये अपना कलर्ड आयंस क्यों दिखाता है, वो चीज आपको वहां पे समझेगी। बट अभी के लिए आप पकड़ के चलो कि ये कलर्ड आयंस है, जब इनमें से चार इनका जो आयंस बनता है वो कलर में क्या फॉर्म में दिखता है जब इस पर लाइट पड़ती है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज दे कैन बी यूज्ड एज कैटलिस्ट। अभी कैटलिस्ट का यूज होते करने ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कैटलिस्ट का इधर इनऑर्गेनिक में क्या फायदा पड़ रहा है, और हम अभी इस पर से मैं ये भी बता सकता हूँ कि जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ते हो ना तो आपको ऑर्गेनिक में और अच्छे से क्लैरिटी आती है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आता है। जैसे कि भी आगे आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक, फिर ये टॉपिक आया कि इसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से मतलब अपना वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है। इनऑर्गेनिक के इसी के टॉपिक के बेसिस पे हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे टिका रहता है कि अपने जो रिएक्शंस होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स ही एक्सचेंज हो रहे रहते हैं एटम्स के बीच में। तो वही चीज को लेके कि जो कैटलिस्ट का काम है स्पीड अप करना, स्लो डाउन करना, वो चीजें तो आपने पढ़ ली होगी 10वीं में। बट मैं बताऊं तो यहाँ पर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। जैसे आपने निकल को देखा होगा, पैलेडियम को देखा होगा, प्लेटिनम को देखा होगा, यहाँ पे आयरन को देखा होगा, इनको आपने एज अ कैटलिस्ट देखा होगा आज तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो वो चीज वहां पे पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एफ ब्लॉक के बारे में अगर मैं बात करूं तो एफ ब्लॉक हमारा कुछ ऐसा दिखता है। एफ ब्लॉक का पहला पॉइंट क्या कहता है? कंटेन्स एलिमेंट्स दैट आर ऑल मेटल्स प्लेस्ड इन टू रोज। एक लैंथेनॉइड सीरीज कहा गया है जो सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, और दूसरा एक्टिनॉइड सीरीज कहा गया है जो थ्योरियम से लेकर लॉरेंशियम तक रहती है। सेकेंड पॉइंट, नेम्ड आफ्टर द प्रीसीडिंग डी ब्लॉक ग्रुप 3 एलिमेंट्स, यानी कि जो लैंथेनियम है, जो लैंथेनियम है उसी के बेसिस पे लैंथेनॉइड सीरीज कहा गया है, एक्टिनियम के बेसिस पे एक्टिनॉइड सीरीज कहा गया है, वही चीज लिखिए। फिर लैंथेनाइड सीरीज आर आल्सो नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तो इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। और बोथ आर इनर ट्रांजिशन मेटल्स, ये चीज अपने को समझ गई है। एक्टिनाइड्स एक्टिनाइड के एलिमेंट्स जो है वो बियॉन्ड यूरेनियम आर डेजिग्नेटेड एज ट्रांस यूरेनियम। यहाँ पे ट्रांसुनेरियम, ट्रांजिनेरियम, कुछ अलग सा शब्द मत बनाना। ट्रांस यूरेनियम इजी शब्द है। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स ऑल आर विच आर मैन मेड एंड रेडियो एक्टिव। तो यहाँ पे यूरेनियम के आगे के जितने भी दिख रहे हैं ये सब ना रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव होने के बाद ये मैनमेड है, दूसरा पॉइंट। अब देखो एक्टिनाइड सीरीज के तो ये है, बट अभी लैंथेनाइड सीरीज में भी कोई है क्या जो अपना रेडियो एक्टिव है? तो वैसे अपने बुक में इतना डिटेल में बताया नहीं है, बट मैं अगर पे बताऊं तो प्रोमीथियम जो है पीएम, ये ना रेडियो एक्टिव है। तो ये चीज खाली मैं बता के रख रहा हूँ, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एग्जाम में लिखते हो तो टीचर को आपके बहुत ऐसा लगेगा भाई ये क्या नॉलेज लेके आया है, वो चीज है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर और न्यूक्लियस सेम चीज हो गई, यहाँ पर जो एक्सप्लेन करूंगा मैं उसको लेके। तो हम अज्यूम करते हैं हमारे पास एक न्यूक्लियस है, हमारा पहला ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पहला ऑर्बिटल है, दूसरा ऑर्बिटल है, तीसरा ऑर्बिटल है, हमने अज्यूम कर लिया। पहले ऑर्बिटल में हमने एक इलेक्ट्रॉन रखा, दूसरे ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रखा, तीसरे ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रखा। सिंस वी नो दैट जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज रखता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज रखता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में एक अट्रैक्शन होता है। तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की कोशिश करेगा। अब जो ये खींच रहा है ना, इस स्टोरी में अपने आते हैं विलन्स, और उन विलन्स को कहते हैं हम इनर शेल के इलेक्ट्रॉन जो कि खुद नेगेटिव चार्ज लेके रखते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है वो इन नेगेटिव चार्ज से रिपल करता है।
ये चीज हुई अपना इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज का कॉन्सेप्ट। तो इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, ये चीज अपने को समझ में आ रही है, तो हम इसके बेसिस पे क्या कह सकते हैं, हम इसके बेसिस पे पहली चीज ये कह सकते हैं कि जो फोर्स अपना इफेक्टिव है, इफेक्टिव फोर्स है, यानी कि इफेक्टिव फोर्स यहाँ पे क्या हुआ, इफेक्टिव फोर्स यानी कि जो अपने पे फाइनल फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास लाने को, वो कितना हुआ, जितना फोर्स अट्रैक्शन का लग रहा है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को, माइनस जितना इलेक्ट्रॉन्स उसको रिपल कर रहे हैं, उतना फोर्स लगेगा। एंड दिस इज क्वाइट नॉर्मल, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, आपको ये चीज तो तुरंत समझ में आ गई होगी कि जो एफ इफेक्टिव होता है वो एफ अट्रैक्टिव माइनस एफ रिपल्सिव होगा। जितने से वो अट्रैक्ट करेगा माइनस जितने से वो रिपल कर रहा है, तो फाइनल जो इफेक्टिव है फोर्स वो उतना रहेगा। तो ये चीज के बेसिस पर अगर हम इधर केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करें तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ इफेक्टिव को यहाँ पे जेड इफेक्टिव लिख सकते हैं हम। जेड यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जेड से भी कर सकते हैं, ये चीज हो गई। फिर एफ अट्रैक्टिव यानी कि क्या, जेड हुआ अपना कि न्यूक्लियस कितने फोर्स से खींच रहा है, माइनस जो अपना रिपल्सिव है यानी कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स रिपल कर रहे हैं उनको हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। अब सिग्मा क्या हुआ, ये हुआ अपने इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स। अभी इस सिग्मा के बारे में कुछ बात करते हैं, क्योंकि Z तो क्या है न्यूक्लियस के हिसाब से, बट अभी इनर शेल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जितने ज्यादा अंदर इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा वो शील्ड करेंगे, क्योंकि उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा। बट इसके टर्म्स में ही हम पढ़ सकते हैं क्या, क्योंकि ये चीज अगर अपन 10वीं के स्टूडेंट होते तो लॉजिकल लगता है, पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिटल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन को बहुत सारे रिपल करेंगे। बट इज दैट एक्चुअली ट्रूथ, ट्रू की, क्योंकि 10वीं तक हमने वो पढ़ा था, अभी 11वीं में आके अब जब अफवाह प्रिंसिपल पढ़ रहे हो तो उसके हिसाब से यहाँ पर एक चीज क्या कह सकते हैं हम, कि यहाँ पर हम जो कह सकते हैं, जो अपना सिग्मा है ना उसमें एस पी डी एफ के हिसाब से बताओ तो सबसे ज्यादा जो शील्ड करता है, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट में सबसे ज्यादा जो शील्ड करता है वो एस करता है, फिर उससे कम पी करता है, और सबसे कम तो डी करता है, और एफ, एफ और डी सबसे कम एफ करता है, उससे थोड़ा ज्यादा डी, डी से हल्का सा ज्यादा पी, पी से हल्का सा ज्यादा एस। तो ये भी क्या करता है, यानी कि अगर एस ऑर्बिटल रहा अंदर का, अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं उसमें अगर एस ऑर्बिटल अंदर का है तो फिर वो बहुत शील्ड दिखाएगा, एंड वो शील्ड इतना दिखाएगा कि जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। एंड वही अगर एफ की बारे में बात करें तो वो बहुत पुअर शील्डिंग दिखाता है, इतना पुअर शील्डिंग दिखाता है कि जो न्यूक्लियस है ना वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींच ही लेता है पूरा। तो जब वो अपने पास खींच रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन का शेल भी पास आएगा, सिंस उसका शेल पास आ रहा है तो उसका एटॉमिक साइज है ना वो कम हो जाएगा। तो ये चीज उसके बेसिस पे हम सीख सकते हैं कि जो अपना सिग्मा है वो ऐसे अफेक्ट करेगा। ये चीज हो गई। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, एक तो ये चीज हमने बता दी कि इनर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको ये कहते हैं। इसके अलावा हम जेड इफेक्टिव का एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, विच इज जेड इफेक्टिव इज प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन्स। जितने ज्यादा प्रोटॉन्स रहेंगे न्यूक्लियस में उतना ज्यादा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन्स। बट कौन से इलेक्ट्रॉन्स, जो इनर शेल के हैं, तो इनर शेल वाले, तो ये वे में हम इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं। इसके आगे हम अगर बात करें नेक्स्ट चीज की, विच इज एटॉमिक रेडियस, जिसे हमने पढ़ा अभी कि जेड इफेक्टिव की प्रिंसिपल पर ही हम पूरा एटॉमिक रेडियस का टॉपिक एक्सप्लेन कर सकते हैं। एटॉमिक रेडियस की अगर मैं बात करूं तो एक एटम का रेडियस को उसका एटॉमिक रेडियस कहा जाता है, जो कि एक न्यूक्लियस से यानी कि सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस रहता है, उसको उसका एटॉमिक रेडियस कहता है। समझ गया। सेकेंड पॉइंट इज, एक हो अपने को क्या पता है कि जो एलिमेंट्स है या फिर जो एटम्स है उनके बाहर के शेल का ऐसा कोई प्रॉपर बाउंड्री नहीं रहता कि हाँ ये ले पे ही अपना जो सर्कल का एक फॉर एग्जांपल लाइन है उस पर ही वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा कोई भी एटम का नहीं रहता। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम एक एटम का रेडियस गिन ही नहीं सकते।
तो यानी कि हम अगर एक एटम का रेडियस नहीं गिन सकते तो हम उसका एटॉमिक साइज भी नहीं गिन सकते। बट ऐसे तो क्या इश्यू हो जाएगा ना, फिर हमारा पूरा अपना फिजिकल केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो हमने दो एटम्स पकड़ लिए और दो एटम्स के बीच की दूरी को डिवाइड बाय 2 करके हमने एक एटम का रेडियस काउंट कर लिया। अगर हमारे पास ये एक पहला एटम है, ये दूसरा एटम है, सेम दो एटम्स लिया हमने, फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन लिया तो ये भी ऑक्सीजन लिया। अभी इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की दूरी को हमने मेजर किया और उसको अगर डिवाइड बाय 2 करें तो एक साइड का हमारा रेडियस पता चल गया। अगर हमें एक एटम का रेडियस इस साइड में से पता चल रहा है तो हम रेडियस के हिसाब से उस एटम का साइज बता सकते हैं। तो इन दिस वे साइंटिस्ट लोग ने क्या सोचा कि एक एटम के कंबाइंड स्टेट का जो बीच में डिस्टेंस है उसको अगर डिवाइड बाय 2 कर दे तो उसके एटम का साइज अपने को पता चल जाएगा। तो यही चीज उन्होंने सोचकर करी है। इसके बेसिस पे उन्होंने सबसे पहले ना तीन चीजें पता चली उनको, कि पहले तो एक कोवेलेंट रेडियस नाम की चीज होती है, उसके बाद मेटेलिक रेडियस नाम की चीज होती है और एक वेंडर वॉल रेडियस नाम की चीज होती है। ये अलग अलग तीन जो रेडियस के टाइप से ये अलग अलग एलिमेंट्स शो करते हैं, जिससे कोवेलेंट रेडियस ना नॉन मेटल शो करते हैं। और नॉन मेटल्स यानी कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ये नॉन मेटल्स हुए। तो नॉन मेटल्स ना कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड में हमें क्या पता है कि एक अपना एटम दूसरे एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शेयर करता है मतलब उनके हैंड इन हैंड आ गए। तो इसलिए एक ऑर्बिटल के अंदर दूसरा ऑर्बिटल मतलब एक एटम के और दूसरे एटम के बीच में जुड़ाव है। तो अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के बारे में बात करें तो इन्हें मैं नाम देता हूं अपना डी सी। क्यों? क्योंकि ये कोवेलेंट है इसलिए डिस्टेंस बिटवीन कोवेलेंट। तो अपन क्या कह सकते हैं, आरसी यानी कि रेडियस ऑफ फर्स्ट एटम, इसको हम कह सकते हैं डीसी डिवाइड बाय 2। ये चीज अपने को समझ गई। आगे बात करते हैं हम अपने मेटालिक रेडियस के बारे में। मेटालिक रेडियस दिखाता है, जैसे नाम है मेटालिक, मेटल्स में दिखा रहा है तो ये मेटल्स में दिखता है। मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, रुबेनियम और बेरिलियम, ये अपने मेटल्स है। अभी मेटल्स में क्या होता है ना, ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो ये ना अपने चार्जेस के बेसिस पे, प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज के बेसिस पे अपना एटॉम का साइज बनाते हैं। तो एटॉमिक मतलब स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें कैसे कह सकते हैं कि एक यहाँ पे एटम है, दूसरा यहाँ पे एटम है, तो वो एकदम चिटक नहीं जाएगा एक के अंदर एक, एकदम पास पास आके रहेंगे। तो इसमें जो डिस्टेंस है इसको अगर मैं डी एम बोलूं क्योंकि मैग्नेटिक है, तो हमारा जो आर एम होगा ना वो डी एम का आधा होगा। तो इस वे में ना साइंटिस्ट लोग ने हर एटम का अलग अलग रेडियस निकालना शुरू कर लिए। अभी आगे वेंडर वॉल रेडियस के बारे में बात करी तो ये इनर्ट गैसेस में शो किया जाता है, जो कि हीलियम, नियॉन, आर्गन के जैसे है। तो यहाँ पर एक गैस का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक गैस का मॉलिक्यूल है। इन दोनों के बीच में एज सच कोई इंटरेक्शन नहीं दिख रहा अपने को, बट स्टिल अगर हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखें जिसको हम डी डब्ल्यू से बोलते हैं, तो डी डब्ल्यू के हिसाब से जो आर डब्ल्यू है ना, वो आर डब्ल्यू हुआ डी डब्ल्यू डिवाइड बाय 2। ये चीज अपने को समझ में आई। इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं साइज वाइज अगर मैं बताऊं तो जो यहाँ पे वेंडरवॉल का जो रेडियस है वो सबसे ज्यादा दिख रहा है, फिर मेटेलिक का रेडियस दिख रहा है और सबसे कम अपने को कोवेलेंट का रेडियस दिख रहा है। तो ये चीज अपन इस पर से बता सकते हैं। आगे बात करें, आगे एटॉमिक रेडियस में ही बात करते। हमने पहले वेरिएशन इन पीरियड के हिसाब से बात करेंगे। तो अपना अगर अपन ने पहला पीरियड लिख दिया, मतलब पहला पीरियड इन दिस दूसरा पीरियड अपन ने लिख दिया, दूसरा पीरियड अपना लिथियम से लेके नियॉन तक जाता है, बट नियॉन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मैं आपको लिख के दिखा दूंगा। यहाँ पे फ्लोरीन तक लिख दिया। तो इसके बेसिस पे हमें क्या पता चल रहा है, पहली चीज अपने को क्या पता चलती है कि यहाँ पर ना हमने जैसे पढ़ा जेड इफेक्टिव, तो जेड इफेक्टिव के हिसाब से क्या रहता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे अपना जो जेड इफेक्टिव है ना वो बढ़ते जाता है। क्यों? क्यों बढ़ते जाता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ये चीज आप अभी के लिए याद कर सकते हो। सिंस जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज है ना कम होगी। अब लॉजिकल है, जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव है यानी कि न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा खींच रहा है, तो जितना ज्यादा खींचेगा तो वो पास आएगा उसका शेल पास आ रहा है यानी कि उसका साइज कम हो रहा है। ये चीज हम कह सकते हैं। तो इसके हिसाब से साइज का रेशियो में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर साइज का ट्रेंड ऐसा रहता है, कम होते होते जाता है लेफ्ट से राइट में जाने में एक पीरियड में। और इन सब से अगर बताओ तो नियॉन का जो है ना इन सबसे ज्यादा रहता है साइज। ये चीज हो गई। इसके अलावा
हम बात करते हैं वेरिएशन इन अ ग्रुप के बारे में। ग्रुप का वेरिएशन में मैं कैसे बता सकता हूँ? अगर मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ, तो ज़ेड इफेक्टिव के टर्म्स में भी बता रहा हूँ, अपने नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से भी बता रहा हूँ। पहला लॉजिक क्या लगा सकते हैं अपन कि सिंस अपना शेल्स बढ़ रहे हैं, अगेन क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन न्यू शेल ऐड हो रहा है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो शेल्स बढ़ रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है ना, साइज बढ़ रहा है। ये पहला एक्सप्लेनेशन। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है? जेड इफेक्टिव डाउन द ग्रुप कम होते जाता है, उसका रीजन भी बताओगा, इसीलिए ना साइज बढ़ते जा रहा है। अभी पहला समझ गया आपको, शेल जितने बढ़ेंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, यानी कि उतना उसका साइज बढ़ेगा, जितना शेल्स बढ़ेगा उतना साइज बढ़ेगा। अभी जेड इफेक्टिव कम कैसे हो रहा है? अगर मैं न्यूक्लियस हूँ और मेरा लास्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन एकदम दूर है, तो मैं उसको उतने ढंग से खींच नहीं पाऊंगा। अगर खींच नहीं पा रहा, तो जो न्यूक्लियस का दम है वो कम हो गया, तो वो ज्यादा पास खींच नहीं पा रहा है, तो दैट इज ऑल्सो वन रीजन जिससे साइज बढ़ रहा है। तो पहला वाला रीजन लॉजिकल है और दूसरा वाला केमिस्ट्री के टर्म्स में। तो इस हिसाब से हम इसके ट्रेंड को कैसे बता सकते हैं? साइज का अगर मैं बताऊं, तो डाउन दी ग्रुप साइज बढ़ रहा है, ये चीज हमने लिख दी। इसके अलावा हम एटॉमिक साइज में ही, एटॉमिक रेडियस में ही अपना एस ब्लॉक निकाल लिया, यहाँ पे हम पी ब्लॉक भी निकाल लेते हैं, एंड इसके बेसिस पे अभी हम सेम चीज लिखते जाते हैं। तो मैं एक जनरल चीज लिख देता हूँ कि जो अपना लेफ्ट है वहां से राइट तक एटॉमिक साइज, यानी कि साइज जो है ना वो कम होते जाती है, और टॉप से बॉटम तक जो साइज है वो बढ़ती जाती है। ये चीज हमें समझ आ गई। अभी इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं? लिथियम सोडियम जैसे हमने यहाँ पे देख लिया, जो चीजें हमें समझ आ गई हम तुरंत उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाते वक्त साइज बढ़ रहा है, यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाते वक्त साइज बढ़ रहा है, यहाँ पर साइज बढ़ रहा है। पूरा पीरियोडिक टेबल में सेम है, खाली एक जगह पे एक्सप्लेनेशन दूंगा। एक्सेप्शन लोग पढ़ाते हैं, मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ाता हूं। तो यहाँ पर आपको अगर एक्सप्लेनेशन दूं इसका एक्सेप्शन का, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का और गैलियम का अगर बात करें, तो गैलियम का जो एटॉमिक साइज है वो एल्यूमिनियम के एटॉमिक साइज से कम आता है। अब इसका रीजन मैं बताऊं ना, तो यहाँ पर ना डी ऑर्बिटल का मतलब डी अपना डी ब्लॉक शुरू होता है। तो यहाँ पर सिंस यहाँ पे डी सीरीज शुरू हो रही है, 3D सीरीज शुरू होती है, तो अपने को पता है कि जेड इफेक्टिव के टर्म्स में जो अपना सिग्मा होता है ना, तो सिग्मा जो डी का है, यानी कि जो डी है वो पुअर शील्डिंग दिखाता है। सिंस ये पुअर शील्डिंग दिखा रहा है, तो उससे क्या होता है ना कि जो न्यूक्लियस है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच पाता है। अगर वो अच्छे से खींच पा रहा है, तो वो साइज को कम कर देगा, इसीलिए गैलियम का जो साइज है एल्यूमिनियम से कम आता है। खाली एक जगह पे एक्सेप्शन है यहाँ पर, इसके अलावा आपको कहीं पर भी एक्सेप्शन नहीं दिखेगा साइज के मामले को लेके। अब आगे जाके बात हम करेंगे आयोनिक रेडियस के बारे में। हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ लिया, जिसमें मतलब एक एटम के रेडियस को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। भाई आयोनिक रेडियस क्या हुआ? आयोनिक रेडियस यानी कि एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया या फिर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, उस केस में वो एक आयन बन जाता है, जिसको हम कटायन या फिर अनायन कहते हैं। ये चीज पता है? तो उसके ऊपर मतलब कटायन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज, अनायन यानी कि नेगेटिवली चार्ज, ये इतना पता रहना चाहिए आपको, बेसिक है। तो उसके बेसिस पे अगर हम कटायन की बात करें, यहाँ पे मैं बोरॉन ले लेता हूँ। तो बोरॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो वो बोरॉन प्लस बन गया। उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो वो बोरॉन 2 प्लस बन गया। अभी ये चीज हमने लिख दी कि दो बोरॉन के हमने कटायंस लिख दिए। इसके बेसिस पे अगर हम जेड इफेक्टिव की बात करें, क्योंकि आयनिक रेडियस भी जेड इफेक्टिव के टर्म्स में ही हम निकाल सकते हैं। अगर मैं एटॉमिक रेडियस की ही बात करूं, तो उसमें अपन अपना एटॉमिक साइज की अगर बात करूं, तो एटॉमिक साइज निकालने के लिए हम एटॉमिक रेडियस या फिर आयोनिक रेडियस का साथ अपना हेल्प लेते हैं। तो वो चीज के हिसाब से बताओ, तो यहाँ पे अपने को जेड इफेक्टिव के टर्म्स में लिखते हैं। जेड इफेक्टिव हमारा क्या कहता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स लिखते जाते हैं, प्रोटॉन्स लिखते जाते हैं। बोरॉन में अपने 5 प्रोटॉन्स रहते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। फिर यहाँ पर 5 प्रोटॉन्स है बट 4 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। यहाँ पे 5 प्रोटॉन्स है,
3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये चीज अपन ने लिख दी। इसके हिसाब से अपन क्या कह सकते हैं, Z इफेक्टिव के टर्म्स में ये 5/5 1 होता है, 5/3 मतलब एक से ज्यादा होता है। तो ये चीज अपना ट्रेंड रहा Z इफेक्टिव का। बट अपने को क्या पता है, अपने को पता है कि जो अपना Z इफेक्टिव होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनिक रेडियस के। आयोनिक रेडियस खेलो, एटॉमिक रेडियस खेलो, या फिर एटॉमिक साइज खेलो, उनके हिसाब से Z इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा Z इफेक्टिव उतना कम एटॉमिक रेडियस या फिर आयनिक रेडियस, सेम एक चीज कह सकते हैं। एटॉमिक साइज के हिसाब से ही बोल दो तो दोनों सेम चीज आ गई। तो इसके हिसाब से अपन क्या कह सकते हैं, बोरॉन, बोरॉन प्लस, फिर बोरॉन 2 प्लस के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो अगर एरो हमारा ट्रेंड का इस साइड पे जा रहा है, तो एक्चुअल में जो साइज का रहेगा आयोनिक रेडियस के, वो चीज ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि जो अपना न्यूट्रल एटम है उसका उसके कटायन से आयोनिक रेडियस ज्यादा होता है। अब हम अगर बात करें कटायंस की, तो कटायंस में अगर मैं अभी यहाँ पे कटायंस हो गया, अभी अनायंस की बात करते। हमने लिया ऑक्सीजन, उसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो वो हुआ O-, उसमें एक और इलेक्ट्रॉन दिया तो हुआ O2-। ये चीज हमने को समझ में आ गई। अगेन वी कैन से दैट बाय Z इफेक्टिव की प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन्स। इसके बेसिस पे हम कैसे कह सकते हैं, इसमें 8 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। इधर 8 प्रोटॉन है बट 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे 8 प्रोटॉन है बट यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये चीज हम कह सकते हैं। अब ये चीज जब हम कह सकते हैं, तो इसके बेसिस पे हम एक और क्या चीज कह सकते हैं, Z इफेक्टिव का ऐसा ट्रेंड है, तो 8/8 होता है 1, 8/10 होता है 0.8। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इसके लॉजिक के हिसाब से ये ट्रेंड अपना बन रहा है Z इफेक्टिव का। जो अपना ट्रेंड, अपना Z इफेक्टिव का ट्रेंड जो है, उसका अपोजिट ट्रेंड अपना जो रहेगा वो आयोनिक रेडियस का रहेगा। तो उस लॉजिक से हम कह सकते हैं कि अपना ऑक्सीजन O-, O2-, इसका लॉजिक लगा के कि इसमें यहाँ पे O का सबसे कम रहेगा O- से, और O- का O2- से कम रहेगा। ये अपना आयोनिक रेडियस का रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरोज ऐसे जा रहे हैं, तो Z इफेक्टिव के टर्म्स के हिसाब से ऐसे जा रहे हैं, तो आयोनिक रेडियस के टर्म्स में उल्टे जाएंगे। तो इसमें में अपन ये चीज को लिख सकते हैं। अब इसके अलावा अपने को इस पे से क्या समझ में आ रहा है कि जो कटायंस होते हैं ना, कटायंस का जो साइज होता है ना, वो अपने न्यूट्रल एटम से, न्यूट्रल न्यूट्रल एटम से कम रहता है, और जो अनायंस का साइज रहता है ना, वो उनके न्यूट्रल एटम से ज्यादा रहता है। ये चीज अपने को यहाँ पे समझी कि न्यूट्रल एटम से ज्यादा अनायन का आयोनिक रेडियस रहा। तो ये आयोनिक रेडियस के टर्म्स में बात करूँ तो ये ट्रेंड होती है। अभी यहाँ पर हमें चीज समझ के आ गई, आयोनिक रेडियस में ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज यानी कि वो स्पीशीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि, आइसो यानी कि सेम, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहां पे हुए उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहा जाता है। इसके बेसिस पे ये अपने को सीरीज दिख रही है N3-, O2-, F-, Na+, Mg+, Al3+, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम ना पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखते हैं। तो इसमें हम पहले गिनते हैं कितने प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन्स कैसे गिनेंगे, हमें पता है प्रोटॉन्स इसमें 7 होते हैं, इसमें 8 प्रोटॉन होते हैं, फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन होते हैं, सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं, मैग्नीशियम में 12 होते हैं, एल्यूमिनियम में 13 होते हैं। दैट इज द बेसिक थिंग विच वी ऑलरेडी नो। उसके बाद हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 7 प्रोटॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं न्यूट्रल नाइट्रोजन एटम में। बट यहाँ पर सिंस -3 का चार्ज है, यानी कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करें, तो यहाँ पर 7 + 3 होता है 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे O2- है, यानी कि ऑक्सीजन में
8 इलेक्ट्रॉन है, उसमें -2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड किए, तो यहाँ पर अगेन हुए 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर फ्लोरीन में भी हुए 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10। आप कैलकुलेट कर सकते हो, Na+ मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल से निकाले, यानी कि उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो ये वे में अपन लिख सकते हैं। अभी अगर अपन Z इफेक्टिव की बात करें, Z इफेक्टिव, तो वो प्रोपोर्शनल होता है प्रोपोर्शनल होता है प्रोटॉन के अपॉन इलेक्ट्रॉन के। तो सिंस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सेम है हर जगह पे, तो ये चीज तो अपनी कांस्टेंट हो गई। सिंस ये चीज अपनी कांस्टेंट हो गई, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा, उतना ज्यादा Z इफेक्टिव। इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि अपना जो Z इफेक्टिव है, जो Z इफेक्टिव का ट्रेंड है, उसके हिसाब से यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो अपना Z इफेक्टिव का ट्रेंड ये है, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब Z इफेक्टिव ज्यादा है। अभी अपने को इसके अलावा क्या पता है, Z इफेक्टिव के हिसाब से ही Z इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक रेडियस। उसके हिसाब से जो अपना N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस फिर Al3 प्लस का जो आयोनिक रेडियस का ट्रेंड रहेगा, वो ट्रेंड कैसे रहेगा, अगर हमारा Z इफेक्टिव ऐसे जा रहा है एरो, तो अपना आयोनिक रेडियस का एरो ऐसा रहेगा, यानी कि N3 माइनस का आयोनिक रेडियस सबसे ज्यादा है और सबसे कम Al+3 का है। इस पर से हमने वापस प्रूव कर दिया, अनायंस का रेडियस न्यूट्रल एटम से ज्यादा रहता है। अगर यहाँ पे नियॉन की बात करते हैं, अगर फ्लोरीन और नाइट्रोजन अपने फ्लोरीन और सोडियम के बीच में अगर हम नियॉन ऐड करते हैं, तो नियॉन न्यूट्रल है क्योंकि उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो उसके हिसाब से अगर मैं बताते हैं, तो अपने जो अनायंस है उनका न्यूट्रल एटम से साइज ज्यादा होता है और न्यूट्रल एटम से कम साइज होता है कैटायंस का। तो ये चीज अपन इस पर से भी बोल सकते हैं कि सबसे अपने ज्यादा अनायंस का है, सबसे कम कैटायंस का है। ये चीज हमने एक्सप्लेन कर दी। अब आया आयोनाइजेशन एनर्जी का पार्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हो। बट आयोनाइजेशन एनर्जी को एज अ वन शॉट में अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज दैट मिनिमम एनर्जी जिसके बेसिस पे आप अपने लास्ट ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हो। अगर मुझे अपने लास्ट ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, तो मुझे कुछ एनर्जी चाहिए, तब मैं वो इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। तो दैट मिनिमम एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि क्या कहा हमने, अगर हमें एक ए नाम का एलिमेंट है, उसमें से जो मिनिमम एनर्जी रहेगी जिससे वो आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन निकाल के प्लस चार्ज बना के एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो ये जो मिनिमम एनर्जी, जितनी एनर्जी हम उसको देंगे वर्क डन के फॉर्मेट में या फिर एनर्जी के टर्म्स में बात करें, तो जितनी हम उसके एनर्जी देंगे जिससे वो अपना कटायन बना दे और एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, यानी कि आयनाइज हो जाए, तो उस आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो दैट इज द बेसिक थिंग आयनाइजेशन एनर्जी को लेके जो आपको पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि वो एनर्जी, अब देखो आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन में मुझे स्टार्टिंग में फर्क नहीं समझ में आता था, जो मैं आपको यहाँ पे अभी क्लियर करूंगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी में फर्क क्या है, वो चीज मैं अभी बताता हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि वो एनर्जी जिसके बेसिस पे तुम्हारा लास्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि वो एनर्जी जो तुम लूज कर रहे हो या फिर गेन कर रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन जब तुम्हें मिल रहा है तब, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक गेन, किसको, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो तुमको एनर्जी लग रही है, वो लग भी सकती है, वो तुम निकाल भी सकते हो। अगर तुम ग्रुप 17 के एलिमेंट में से कोई हो, तो तुम एनर्जी निकालोगे, जिससे तुम्हारी एनर्जी निकलने पर तुम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो, तो तुम स्टेबल हो रहे हो। वही अगर ग्रुप 1 की बात करें, तो अगर उसमें और या फिर ग्रुप 18 की ही बात कर लेते, ग्रुप 18 की ही अगर बात करें, तो अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो वो ऑलरेडी स्टेबल है, अगर आपको उसको इलेक्ट्रॉन देना है तो बाहर से भी बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो चीज आई। तो यही चीज इसका डेफिनेशन है कि ये वो मिनिमम एनर्जी है जिससे हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में। इन इट्स ग्राउंड स्टेट इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी कि क्या चीज लिखी है अपन ने यहाँ पे कि एक एटम को एक इलेक्ट्रॉन देना है,
तो एक एटम को एक इलेक्ट्रॉन देने को जिससे वो ए माइनस बन जाए, तो उसके लिए जो एनर्जी लगती है उसको डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो एनर्जी लगती है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, जिससे एक न्यूट्रल एटम अपने पर एक नेगेटिव चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करे। ये चीज हो गई। इसके आगे हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अभी देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ वास्ट टॉपिक, बट ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज्यादा यूज होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पर से नेगेटिविटी पर से ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिकी है कि कौन सा एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपने दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच के अपने पे पार्शियल चार्ज बनाएगा, सामने वाले इलेक्ट्रॉन पे पार्शियल चार्ज बनाएगा। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ये चीज आपको समझ रही है तो ठीक है, नहीं तो आप जब ऑर्गेनिक शुरू करोगे तो आपको तुरंत समझ में आने लग जाएगी। तो इसका डेफिनेशन कैसा कहता है, द एबिलिटी ऑफ अ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट द शेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कार्बन और क्लोरीन की, कार्बन एंड क्लोरीन अगर आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे तो आप क्या पढ़ते हो कि कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो इसमें क्या करता है ना, क्लोरीन का सिंस वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निगेटिव है एटम, तो वो ना कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपने पास थोड़ा सा खींचने की कोशिश करता है, लेके भाग नहीं जाता है क्लोरीन, हल्का सा खींचता है। तो उसके बेसिस पे उस पर नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। पार्शियल यानी कि हल्का फुल्का, अगर वो इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए तो उस पर पूरा नेगेटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन माइनस। बट अगर वो हल्का सा खींच रहा है तो सिंस उसके अभाव में, मतलब उसके पास आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आएगा। एंड कार्बन से वो इलेक्ट्रॉन दूर चला गया तो उस पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यही चीज को लिखा है। तो इसी को अपने बुक में ये चार्ट है जो आप पढ़ सकते हो। हर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी है, जैसे कि कार्बन की 2.5 है, क्लोरीन की 3 है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, इसीलिए क्लोरीन खींचेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। वो चीज हो गई। तो यही चीज को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। अगेन यहाँ पर आने के बाद चैप्टर खत्म हो जाता है आइडियली। अब यहाँ से जो भी हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा उसको समराइज किया गया है प्रॉपर्टीज के थ्रू, कि हमने जो जो चीज एक एक एक्सप्लेनेशन देखी उसका यहाँ पर हमें अभी प्रूफ मिलेगा। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, वैलेंसी और वैलेंस न्यूमेरिकली एक्सप्रेसेस द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट and indicates the number of chemical bonds its atom can be formed to make a molecule। अंग्रेजी बहुत सारी थी, आसान भाषा में बताऊंगा मैं आपको। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कि उसका एक तो लास्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरा उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जिससे वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। तो वो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स ले नहीं सकता डायरेक्ट, वो शेयर करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो वो शेयर करेगा, तो जिससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये चीज आपने 10वीं में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी आपने पढ़ा होगा, जैसे कि अगर मैं बताऊं तो आपका अगर स्टेट बोर्ड रहा तो कार्बन कंपाउंड्स बोल के एक चैप्टर है, तो वहां पर आप ये चीज पढ़ते हो कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स ना ही ले सकता है किसी से निकाल के, ना अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो जब वो शेयर कर रहा है तो वो बॉन्ड्स बना रहा है। तो वही चीज लिखी है, जो उसकी वैलेंसी रहती है वो उतने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 है इसलिए वो 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो वो 2 बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है तो वो 1 बॉन्ड बनाता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, द ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इज रिलेटेड टू वैलेंसी, but unlike valency it carries a positive or negative sign determined by the electronegativity of the bonded atom। एक बॉन्डेड एटम के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है उसके बेसिस पर वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकता है कि वो +1 का है, +2 है, -1 है, -2 है, कुछ भी चीज वो कह सकता है। जैसे कि H2O की बात करें तो बीच में एक ऑक्सीजन होता है, उसके बाजू में 2 हाइड्रोजन होता है, तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 होता है और एक इंडिविजुअल हाइड्रोजन का +1 होता है। तो इसे 2 +1 वाले हाइड्रोजन के एटम्स ऑक्सीजन का जो -2 है ना उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐसा न्यूट्रल करते हैं, मतलब सम के इसमें बताए तो वो चीज होती है।
Third point is chemical reactivity relates to how easily an element loses or gains electrons to attain the electronic configuration of the nearest inert gas. देखो, अपनी अंग्रेजी टेक्स्ट बुक की शायद आपको डिफिकल्ट लग सकती है, बट आसान आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं तो इस पर से क्या कह सकते हैं कि कुछ कुछ एलिमेंट्स अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जैसे कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ग्रुप 18 का जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको अचीव करने को एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या फिर जैसे अपने ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है वो एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तो उससे उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो वही है कि ग्रुप 17 भी रिएक्टिव है, ग्रुप 1 भी रिएक्टिव है, बट उनकी केमिकल रिएक्टिविटी किस पे बेसिस पे डिपेंड करेगी? द नंबर ऑफ हाउ इजीली दे कैन लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। तो उसके बेसिस पे उनका मेन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट इनर्ट गैस का बनाना। नियरेस्ट मतलब जो पास का इलेक्ट्रॉनिक नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब अगर ग्रुप 2 का है तो ग्रुप 2 का अगर है एलिमेंट तो वो अगर पी ब्लॉक में के साइड में है तो वो नियॉन के जैसा बनाने की कोशिश करेगा। अगर पीरियड 2 में लिथियम या फिर बेरिलियम है तो वो 1-2 इलेक्ट्रॉन निकाल के हीलियम जैसा बनने की कोशिश करेंगे। तो वो नियरेस्ट उनके पास में जो इनर्ट गैस है उसके हिसाब से वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? Reactivity is determined by ionization enthalpy and electron gain enthalpy, which are influenced by effective nuclear charge and atomic size. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे अपना इस पर डिपेंड करते हैं, ये चीज अपन ने पूरे लेक्चर में अभी समझी है। नेक्स्ट पॉइंट इज elements following an inert gas reacts by losing valence electrons, while elements preceding an inert gas reacts by gaining electron into their outermost shell. ये चीज क्या बोली है कि जो एलिमेंट्स फॉलोइंग इनर्ट गैस रिएक्ट्स बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, जो अपना इलेक्ट्रॉन अपने जो इनर्ट गैसेस को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि ग्रुप 1 ग्रुप 2, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे, यानी कि क्या ये कैसे करेंगे? लूज कर देंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। और जो उसके बाद के एलिमेंट्स है जैसे कि फ्लोरीन हो गया, मतलब जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है, वो क्या करेंगे? वो एक आधा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे अपने आउटर मोस्ट शेल में, जिससे उनका इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा। ये चीज़ हो गई। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना अ, ये तो चलो सेम लिख दिया वापस, बट समझ जाएगा आपको। वैलेंसी रिमेन्स कांस्टेंट डाउन अ ग्रुप एंड शोज अ ग्रेजुअल वेरिएशन अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। तो देखो पहले ग्रुप का ना वैलेंसी 1 होता है। क्यों? क्योंकि उसके हर एटम के हर लास्ट ऑर्बिटल में, मतलब एटम के उनके लास्ट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए उनकी वैलेंसी 1 रहती है। सब अपना एक इलेक्ट्रॉन देने पर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेंगे। वही चीज है। फिर बाकी लेफ्ट से राइट में जाते हुए वेरिएशन दिखता है, जैसे यहाँ पे +1 है, +2 का चार्ज है, मतलब यहाँ पे वैलेंसी फर्स्ट ग्रुप की 1 है, सेकंड ग्रुप की 2 है। यहाँ पे फ्लोरीन का ग्रुप पकड़ ले, यानी कि ग्रुप 17 पकड़ ले, तो उसमें उनके भी वैलेंसी 1 है, वो भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, तो वो चीज आई। नेक्स्ट पॉइंट इज मेटल्स में ना उनका पोजीशन सबसे लेफ्ट में रखा है। दे आर गुड इलेक्ट्रो, क्या लिखा है? एक सेकेंड। पोजेसिंग गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाँ, उनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है। रीजन, वो अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे ही लूज कर सकते हैं। तो अगर वो बहुत सारे बल्क में एटम्स है तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, और अपने को पता है करंट कब फ्लो करता है? जब अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो चीज है। फिर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मेटालिक कैरेक्टर हम कैसे कह सकते हैं? एक मेटालिक कैरेक्टर एक एटम में हम उसी के बेसिस पे कह सकते हैं जितना नंबर ऑफ वो इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता है, मतलब जो अच्छे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं वो ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर का हुआ, क्योंकि वो फिर उतना ज्यादा स्ट्रांग बनेगा मेटल। जो मेटल ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता है वो मेटल तो ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, एंड अगर वो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो उसको इलेक्ट्रॉन अपना आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम लगेगा, उसको कम एनर्जी पे वो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो वो चीज यहाँ पे आ गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है?
जो कि है कि डाउन द ग्रुप आयोनाइज़ेशन एंथैल्पी गिरती है, इसलिए उनका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है वगैरह, जो है चीज़ लिख दी। फिर अभी नॉन मेटल्स के बारे में बात करें, तो ये एकदम राइट साइड में होते हैं और ये ना पॉसेसिंग पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो अपना लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स निकाल नहीं सकते, तो उनकी ना बहुत पुअर रहते हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स गिन-चुन के निकल रहे हैं, तो फिर वो उतना अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाएँगे इलेक्ट्रिसिटी को, वो चीज़ हो गई। फिर इनके अलावा नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ेस डाउन द ग्रुप डाउन सॉरी क्या लिखा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव एंड डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। ये चीज अपन ने अभी एक्सप्लेन करी जस्ट पिछले स्लाइड्स पे। तो फिर वो चीज हुई। फिर मेटलॉइड्स को जिगजैग में दिखाया है और वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में आते हैं। डजंट मेक एनी सेंस, नया कुछ है नहीं, जो आपने पढ़ा है वही चीज है। The most reactive elements are located on the extreme left, यानी कि जो अपना ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। और टू क्या क्या लिखा है कि स्मॉल आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहती है उनकी। एंड एक्सट्रीम राइट पे जो है ना, एक्सक्लूडिंग इनर्ट गैसेस, वो मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिखाते हैं इन देयर पीरियड। तो वो चीज हो गई। फिर क्या लिखा है, एक्सट्रीम लेफ्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनको अल्कली मेटल कहते हैं, जो फॉर्म्स ऑक्साइड्स हैं, और दैट रिएक्ट्स विथ वाटर टू यील्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। टेक्स्ट बुक का लाइन है। और एक और लाइन क्या कह रहा है, एक्सट्रीम राइट के जो हेलोजेंस है वो फॉर्म करते हैं ऑक्साइड बना के टू विथ वाटर टू यील्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो ये चीज हो गई। उसके बाद सेंटर एलिमेंट ऑफ द मेन ग्रुप ऑफ ग्रुप्स फॉर्म ऑक्साइड्स दैट आर अम्फोटेरिक, न्यूट्रल और वीकली एसिडिक। यानी कि अपना एस ब्लॉक हटा दिए, यहाँ पर पी ब्लॉक में ग्रुप 16 से अपना ग्रुप 17 18 हटा दिया, तो बीच में जो बच्चे थे बीच के सेंटर वाले एलिमेंट्स, तो वो एम्फोटेरिक हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं और वीकली एसिडिक हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दीज एलिमेंट्स डिस्प्ले वेरी स्मॉल वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियाई विद इन देयर इंडिविजुअल सीरीज, रिजल्टिंग इन हाईली सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये सिंस इनका एटॉमिक रेडियस इतना फर्क नहीं पड़ता, मतलब क्या लिखा है, डिस्प्ले स्मॉल वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियाई, तो इनके जिनके अगर मैं बता दूं, आज क्लियर कर रहा हूं, जिनका एटॉमिक साइज सेम होता है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होने लगती है। तो वही सेम चीज यहाँ पे लिखी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, द आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ द एस एंड द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। इसमें में हमने कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के चैप्टर को एकदम कॉन्सेप्चुअली पढ़ लिया है। एंड गाइस, ये चीज पढ़ा के मुझे बहुत खुशी हुई है। पहली बात तो ये चीज मैं पहली बार शूट नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले मैंने 2-3 बार शूट कर लिया सेम चीज, एंड ड्यू टू सम मिस्टेक्स या फिर एरर्स की वीडियो ढंग से काम नहीं कर रही थी, रेंडर नहीं हो रही थी, फिर बहुत इश्यूज आ रहे थे, इसलिए मुझे वापस से शूट करना पड़ा। तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी आपको कुछ सजेशंस देने तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। सो या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी और न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।